Ni sa ga ma pa. Brain waves and the sound waves are measured in the same way. म्यूजिक मेडिसिन कहते हैं हम। क्या संगीत आपकी मदद कर सकता है टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स? क्या बात है। रागे हैं, इतनी वैदिक सिस्टम है उसे दर्शाती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, डांस थेरेपी, नाद सुखम, तो कैंसर, तो ऑटिज्म, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, स्लीप, एंजाइटी, पीसीओडी है। सीक्रेट साइंस है, फिजियोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल हील करेंगे। मंत्र चिकित्सा, चक्रा एक्टिवेशन, ब्रेन रॉट की भी बात, जप थेरेपी भी, ताल चिकित्सा। तो बीती ना बेताई रहना, बिरहा के जाए रहना। नमस्ते, हेलो एवरीवन, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। प्रसिद्ध संगीतकार बोनो ने कहा है, म्यूजिक कैन चेंज द वर्ल्ड बिकॉज म्यूजिक कैन चेंज पीपल। कैसे संगीत आपके जीवन को बदल सकता है, कैसे म्यूजिक आपके कई मर्ज की दवा हो सकता है और आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। म्यूजिक थेरेपी पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर शांभवी दास के साथ। आइए रुक करते हैं इस रोचक बातचीत का। तो डॉक्टर शांभवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, आई एम सो ब्लेस्ड। डॉक्टर शांभवी, आई एम ऑलरेडी फीलिंग फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड इन योर कंपनी। आपके सानिध्य में मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम आपके एज अ म्यूजिक थेरेपिस्ट की बात करें, आप पीएचडी की डिग्री होल्ड करती हैं इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन एज अ म्यूजिक थेरेपिस्ट अगर मैं बात करूं, जिसमें भी आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है और कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, हमारे दर्शकों को सबसे पहले वो आपका जो एक पहला एक्सपीरियंस रहा है कि हाउ म्यूजिक थेरेपी कैन एक्चुअली चेंज फ्रॉम 0 to 360, मिशिगन का अपना वो वाक्या जो है हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल, थैंक यू। और मैं यहाँ पर आके आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया म्यूज़िक थेरेपी को प्रमोट करने का, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मिशिगन में मैं एक्चुअली 3 साल रही आफ्टर मैरिज, तो वहाँ पे कुछ ऐसा करने को नहीं था शुरुआत में। तो मेरे पास ही एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था और मैं रोज़ अपना रियाज करती थी, तो मैं सोचा कि चलो वहाँ एक बार ऐसे ही स्टेप इन किया। तो कुछ आवाज़ें आ रही थी और कुछ बूढ़े लोगों का भी एक जगह थी, तो वहाँ पर बस हम उनके साथ इंटरैक्ट करने लगे। जैसे आप किसी पार्क में जाते हो और आप बस ऐसे ही लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, कुछ आप बर्तन बजाने लग जाते हैं। तो उस एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही सोच के आई वेंट देयर, मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं दूसरी तीसरी बार गई। तो आई थिंक आफ्टर 20-25 डेज मुझे एक बंदा था वहाँ पे, डैनियल करके, उसने मुझसे बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप डू यू डू म्यूजिक थेरेपी? तो मैंने कहा म्यूजिक थेरेपी क्या होती है? तब मैंने उससे पूछा तो बोला यू डोंट नो, यू मस्ट एक्सप्लोर कोर्सेज। बाय द वे, एक यहाँ पे एक और रूम है, वहाँ पर एक ऐसे ही क्लाइंट है, उसने कुछ नहीं बताया उसके बारे में मुझे। तो बोला आप वहाँ जाके थोड़ा सा अपना यही जो ओम और सा रे ग म और ये सब जो आप करते हो वो आप करो। तो मैंने कहा ठीक है। उसने रूम बंद कर दिया, तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, मे बी इन हिज 60s, बिल्कुल बियर्ड फुल और एकदम आँख लाल, लेकिन ही वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट द वॉल। तो मुझे लगा मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। खैर मैंने गाना शुरू किया, फिर और टाइम बीतता गया, हफ्ते भर। वो डैनियल कहता है प्लीज़ वहीं पे आप करिए ना। उसने बोला बाद में मतलब आई थिंक विद इन 1 वीक वो बिल्कुल एकदम जैसे पत्थर की आंखें थी। मुझे लगा वो पत्थर की ही, बट वो नहीं थी, वो बिल्कुल स्टेयर और
स्टेयर तो करता रहा। कुछ एक हफ्ते बाद आई सॉ टीयर्स इन हिज आईज and I remember the rag also which I was singing. It was Bheem Palasi which I was singing. तो कभी हम लोग जैसे कुछ स्टार्ट करते हैं रियाज में तो 4-5 दिन एक ही राग करते हैं, फिर चेंज करते हैं। तो मैंने डैनियल को बुलाया, इज क्राइंग, इज नॉट लाइकिंग माई म्यूजिक। तो फिर उसने मुझसे बोला कि यू नो व्हाट शांभवी, तब उसने बताया कि यू नो हम लोग यही तो कोशिश कर रहे हैं कि he must cry क्योंकि he is a criminal, he came from a very detained life, कहीं उसको FBI या कहीं पर डिटेन किया होगा जो भी। तो उसने बहुत बड़ा सा उसकी एक स्टोरी सुनाई और उसने बोला यू नो यू मेड हिम यू नो रिलीज हिज इमोशंस, वेंटिलेशन। अब हमारी थेरेपी स्टार्ट होगी इसके साथ। ओके अब एक्चुअली आपने गेट खोल दिए हैं। क्या खास था उस राग भीम पिलासी में? खास अब मुझे पता चलता है, मतलब दैट राग इज एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट। उसके वो जो इंटरस्पेसिंग ऑफ द नोट्स हैं, हाँ जी, तो उसको अगर अब हम साइंस पे लेके जाएं तो जितने भी हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो सा रे गा मा, सा ही क्यों बना, सा के बाद रे ही क्यों बना, उसकी अपनी एक साइंस है। ओके तो हमारी जो बॉडी वाइब्रेशंस हैं, चक्र हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, बोन्स हैं, उन सबके एक वाइब्रेशन है। तो सबको लगता है ना कि ये तो म्यूजिक है, सारे गा मा पा धा नी सा, तो उसका ध क्यों, नी क्यों, क साउंड क्यों नहीं में बनी। तो उसका यही है कि हमारी कुछ वाइब्रेशंस होती हैं और राग होती है इंटरस्पेसिंग ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज। ओके है ना? क्या वो भीम पिलासी राग आप थोड़ा सा गुनगुना सकती हैं हमारे लिए? जैसे नि सा गा, नि सा गा मा पा गा मा गा रे सा। अब ये राग ऐसे ही जाएगा, इसको आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो। नि सा गा, आप नि सा गा गा गु ग ऐसे नहीं, कुछ वो ऐसे ही जाएगा। अब जब वो ऐसे नि सा गा, तो नी आपका नीचे पड़ा। यूजुअली आपके जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि आपके सीट जहां पर आप बैठे हैं, ग यानी आप अपने एब्डोमेन तक जा रहे हैं, म यानी आप हार्ट तक। तो ये जो इंटरस्पेसिंग है वो वहां ट्रिगर करती है, राइट, है ना? जैसे आप एक थर्मोमीटर को विजुअलाइज करो, तो जहां जहां मर्क्यूरी जा रहा है उसकी एक जगह है और उसी से आप हील होगे। वैसे मैं आपको अभी एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊं, शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आपने गुनगुनाया, आई हैड गूज बम्स। वो उसी पे काम करता है ये। तो ये आपकी बॉडी है, ये आपका नी है, ये आपका सा है। नी सा गा मा पा नी सा नी, ये आपका हेड था। सा नी धा पा म गा रे सा। अब यही चीज आप सुन लो आधा घंटा, 1 घंटा, तो आपका जो डिप्रेशन है, आपके जो वो परसेप्शंस हैं, किसी चीज को परसीव करते हैं, तो ये परसेप्शन ही तो है। कोई जरूरी नहीं है कि वो बात इतनी बिगड़ी हुई है आपकी लाइफ में। राइट, आप उसे वैसे परसीव करो, बस वो परसेप्शन कम हो जाएगा। एंड जब कम हुआ तो फिर आपका एक शांत रस आएगा, शांत रस से कॉर्टिसोल कम होगा, कॉर्टिसोल से फिर डोपामाइन बढ़ेगा। आपने बोला कि आपकी परसेप्शन जो होगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। हाँ, म्यूजिक थेरेपी में थोड़ा हम और डिटेल में जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपने ये बात यहाँ छेड़ी है तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब कोई भी थेरेप्यूटिक म्यूजिक को सुनता है या एक्सपीरियंस करता है, तो क्या उसका अपने आसपास जो घटनाएं घट रही हैं या कुछ ऐसी घटनाएं जो कि उससे रिलेटेड हैं, उन सिचुएशंस को वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वो रिएक्शन बदल जाता है? क्या वो थॉट प्रोसेस हमारा चेंज हो जाता है? जो आप जब बार बार कोई चीज सुनते हो, थेरेप्यूटिक म्यूजिक, जी, आप कोई थेरेप्यूटिक फॉर दैट मैटर आप किसी को भी सुन रहे हो, अपने फेवरेट सिंगर को सुन रहे हो, तो बार बार जैसे आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हो, आप क्यों जाने लग जाते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि किसी भी सिचुएशन को, ये हम हैं, ये हमारा स्टिमुलस है, हमारी एक्सटर्नल दुनिया है। राइट, अब इस एक्सटर्नल दुनिया को कैसे हमें डील करना है, उसके लिए एक फर्स्ट थॉट तो ये आना चाहिए, ऑल इज वेल,
है ना? बिल्कुल। वो आना ही चाहिए। जब वो आएगा फिर धीरे धीरे आप उसको सॉल्यूशंस पे दिमाग जाएगा। अगर आप पहले ही बिल्कुल फ्रीज हो गए या बिल्कुल वैसे स्ट्रेस मोमेंट पे आ गए तो आपका दिमाग भी उस हिसाब से नहीं चल पाएगा, वो भी फ्रीज हो जाएगा कि उस पे काम क्या करें। तो कोई चीज सुनने से नर्व, जो ब्रेन नर्व्स हैं आपकी, जो ब्रेन वेव्स हैं वो काम होती हैं। ओके। वो काम होने से आपका जो रिएक्शन है किसी चीज के प्रति, जैसे अभी आपको शायद कोई मैं एक स्टिमुलस हूँ, मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, अब आप कुछ सुन रहे हो, आप रोज सुबह एक टाइम पे कुछ सुनते हो, तो आपने 15-20 दिन बाद सोचा कि आ तो रहा है गुस्सा लेकिन चलो ठीक है थोड़ा देखते हैं, कम करते हैं। उसके और 25 दिन बाद आपको लगा यार मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, बात तो ठीक कह रही है ये। अब सिचुएशन सेम है, पर्सन सेम है, दुनिया बिल्कुल वो है, वो बस रिएक्शन आपका रिएक्शन, आपका जो एक परसेप्शन है उस चीज के प्रति वो बदल गया बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि जब भी हम किसी थेरेपेटिक म्यूजिक को सुनते हैं तो हमारी ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो काम होंगी, और इसलिए वो ज्यादा हम जो होंगे सोल्यूशन ड्रिवन हो जाएंगे, और प्रोबेबली हम और पर्सपेक्टिव से चीज को देखने लग जाएंगे। एग्जैक्टली। अभी शायद एक ईगो की वजह से इंसान एक ही ट्रैक पे चलता रहता है, एक ही चीज को सोचता है, पर क्योंकि आप ज्यादा काम हो जाएंगे थेरेपेटिक म्यूजिक की वजह से, तो आपका जो होराइजन है वो ब्रॉडन हो जाएगा। और आप अपने को बहुत विटनेस करते हो। हम तो देखते हैं कि आप ऐसे अपने दिमाग को, नॉर्मल लोग दलीलें देंगे कि गुस्सा तो भाई आना ही था, स्ट्रेस तो आना ही उसने ऐसा किया था, ऐसा किया तो भाई देखो चिंता तो होगी। अब मैं, जैसे माएँ बोलती हैं, माँ है तो मैं चिंता तो करूंगी तो मैं बोलती हूँ कि आप अपने को देखो, विटनेस करो कि हाँ चिंता है, बट आपको साइकोलॉजिस्ट वही तो बोलती है, विटनेस योर थॉट। यस, उसको विटनेस करो, एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो ये आपके स्टेप्स हो गए कि आप अपने को विटनेस नहीं कर रहे हो, आप अपने को जस्टिफिकेशन दे रहे हो, नहीं स्ट्रेस तो हो गई। तो वो आप धीरे धीरे वो स्ट्रेस से हट के आप जब अंदर की दुनिया में जाते हो तो आप सोचते हो ये इतने हम छोटे राई के बराबर इस दुनिया में हैं, और हम इस बात पे स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आप हंसोगे एक्चुअली कि बताओ इतनी छोटी सी बात पे उसे डांट दिया मैंने। तो इंसान जैसे थोड़ा वही ना कि इनवर्ड जर्नी लेता है, बिकॉज म्यूजिक फॉर मी इज स्पिरिचुअलिटी, इट इज फाइंडिंग आंसर्स। आई वोंट से मुझे सारे आंसर्स मिल गए हैं, बट यही तो जर्नी है, यही इंटरेस्टिंग है कि आपको आंसर्स मिलते हैं। You start finding more perspectives, new perspectives basically. You empathize. And how do you empathize with others? जब आप अपने को एक्सेप्ट करोगे। कहीं ना कहीं जब आप अपने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों को दोष दे रहे हो। अगर आप खुद से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, या फिर आपका जो चित है, मन है, वो शांत है, तभी तो शांति बाहर दे पाएंगे आप। हम अब म्यूजिक थेरेपी की अगर पर से बात करें, स्टेप बाय स्टेप, संगीत, म्यूजिक हम सब सुनते आए हैं, लेकिन म्यूजिक एज अ थेरेपी, आई एम प्रीटी श्योर कि हमें जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कईयों के लिए ये एक नया फिनोमेना हो सकता है कि क्या संगीत मेरे लिए दवाई का काम कर सकता है, मेरा मर्ज ठीक कर सकता है। हम उस पर जाएंगे, लेकिन एक मैं आपसे इंट्रोडक्टरी नोट चाहती हूँ। अगर हम संगीत और म्यूजिक की बात करें तो अक्सर कहा जाता है द साउंड्स ऑफ अर्थ, द सेस्मिक साउंड्स ऑफ अर्थ, नेचर के साउंड्स हैं कितने जो हमारे आसपास रहते हैं, पर क्योंकि हम इतने ज्यादा ड्वेल्ड हैं अपनी बिजी लाइफ में कि भूल जाते हैं नोटिस करना। तो क्या संगीत हमेशा से हमारे साथ था? बिल्कुल, म्यूजिक सबसे ज्यादा, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, सनातन मुझे तो लगता है म्यूजिक है, क्योंकि साउंड वाइब्रेशंस तो बिग बैंग के पहले भी था। आई मीन हम सब वाइब्रेशंस का पार्ट हैं। अब आपको पता है सबसे जो पहले म्यूजिक थेरेपिस्ट कौन है? म्यूजिक हीलर आदि योगी शिव जी। शिव जी ने क्या किया कि उन्होंने हमारे अपने ये जो ब्रह्म वीणा जो बनाई, जो उन्होंने सरस्वती जी को प्रदान की, तो उन्होंने मेडिटेट किया। मेडिटेट करने पे उन्हें ये सारे जो
मतलब ये शिव सूत्र में लिखा हुआ है। ओके। तो ये सारे जो इन्होंने चक्रों पे और हमारे जो बॉडी पे जब मेडिटेट किया तो उन्हें कुछ साउंड सुनाई दी। हाँ। जब उन्हें साउंड सुनाई दिया तो उनको लगा कि फिर उनका ये जब खुला तो उनको लगा ये साउंड तो बिल्कुल यूनिवर्स और ये जो मून, सन, चांद, तारे, जो हमारी गैलेक्सीज हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, उनसे मिलती हुई हैं, जिसे आज हम ओम कहते हैं। हाँ। कॉस्मिक साउंड्स, तो हम उसी के पार्ट हैं, हम तो सब बबल्स हैं। ओके। तो हम वी आर ऑल यूनिवर्स ओनली, बस हम एक बबल में बंद हैं। बबल मतलब बॉडी। अगर उस बबल को खोद दें तो हम क्या करें? वो कहते नहीं अरे वो तो पंच तत्व में विलीन हो गए जब किसी की डेथ होती है। हाँ। एक्चुअली हम पंच तत्व ही तो हैं। राइट। भाई यूनिवर्स भी 5 तत्व का बना है, हम भी 5 तत्व के तो बने ये हुए हैं। यूनिवर्सल हायर एनर्जी से हाँ इंटरैक्ट करने पर, जैसे कि हाँ। आप बता रहे हैं कि हम एक बबल हैं इस बॉडी फॉर्म में, हाँ। और जो हमारे अंदर तरंगे हैं वो वही तरंगे यूनिवर्स में भी हैं। पर हमें उन तरंगों से ब्रह्मांड में क्यों मिलना है? हम और जब हम अलाइन करते हैं, हाँ। जब हम एक्चुअली अलाइंड नहीं है, जैसे मान लीजिए ऐसे लेते हैं ये यूनिवर्स है, उसकी साउंड है डुम, ये साउंड है। हमारी कुछ और इस टाइम साउंड बन गई क्योंकि हम बॉडी में आ गए हैं, इमोशंस में बह गए हैं, सब में हमारी साउंड दूसरी हो गई है डम। अब अगर हम यहाँ पे अलाइन करना है तो हमें थोड़ा यूनिवर्सल चिड़िया, नेचर, इन सबको सुनना पड़ेगा। तो जब हम इस पे आएंगे डम डम, जब यहाँ अलाइन हो गए तो हमारे अंदर में हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो गई, बिल्कुल अलाइंड हो गई। इसे कहते हैं रेजोनेंस। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बोलें तो एंट्रेनमेंट, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्सल साउंड से हमारी बॉडी की साउंड्स एंट्रेन हो गई। तो जब ये अलाइनमेंट होगा, हाँ। उससे फायदा क्या है? ये क्यों हम एम करें? उससे वेलबींग हमारे अंदर आती है। वेलबींग मतलब चक्रस, तो वही आ गए कि जैसे जो म्यूजिक थेरेपी की जो एक्चुअल साइंस है, हमारे 7 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। 9 द्वार मतलब हमारे 9 गेट्स हैं जहां से एनर्जी जाती है। चक्र क्या है? एनर्जी सेंटर्स, जहां पे सारे इमोशंस, नस नाड़ियां जहां मिली हुई हैं। अब नाड़ी कितनी है हमारे, जैसे शिव जी ने जब वो किया तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्म वीणा बनाई। ब्रह्म वीणा क्या है? ये जो हमारे 3 नाड़ीज है ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यानी सन, मून, न्यूट्रल, तो ये नाड़ीज हैं। अब ये न्यूट्रल नाड़ीज हैं, तो यहाँ से चक्र ऐसे स्पाइरल होता हुआ जाता है। तो ब्रह्म वीणा जो है, एक्चुअल जो वीणा जो सरस्वती जी लिए रहती हैं, वो हमारी बॉडी का ही एक तरह से मिमिक्ड इंस्ट्रूमेंट है कि ऊपर कौन से सुर पड़ रहे हैं, नीचे कौन से सुर पड़ रहे हैं, और बीच में ये जो 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स हैं, और ईड़ा पे और जो चक्र हैं वो फ्रेट्स हैं उसके। तो उन्होंने ये पूरा बॉडी को मिमिक करके वो ज्ञान दिया सरस्वती जी को, जो हम जानते हैं कि अरे सरस्वती जी कला और नॉलेज की देवी हैं। तो सबसे बड़े म्यूजिक थे, तो सबसे जो उन्होंने चक्रा मेडिटेशन पे दिया तो वो ये सारे साउंड्स थे। अब वेलबींग पे आते हैं। क्यों आपको अलाइनमेंट जरूरी है? हाँ। क्योंकि आपके इमोशंस रेगुलेशन हो जाते हैं। ओके। तो आपका प्राण अच्छा होगा, प्राण यानी ब्रीदिंग अच्छी होगी, ब्रीदिंग अच्छी, प्राण के बाद होता है प्राण, प्रेम आएगा, बीच वाली जो मिडिल बॉडी है वो प्रेम है, प्रज्ञा, इंटेलिजेंस अच्छा होगा, सच्चित आनंद। जब आप सच्चित आनंद में व्याप्त हो जाओगे तो ये इमोशंस हैं, वही आ गया वहीं पे कि ये जो इमोशंस, फीलिंग्स, परसेप्शंस, इन सब से आगे बढ़ोगे आप, जीवन सुखी हो जाएगा। जीवन सुखी हो गया, और उसके बाद इलनेसेस नहीं होंगी। ओके। जैसे आप उस रेल्म में आ जाओगे। एक सवाल, आपने बोला इलनेसेस नहीं होंगी, मन चित आनंद, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपका जो मन है, माइंड है, वो इन सिंक है, और कैसे सिंक्रोनाइजेशन में लाएंगे आपने बताया, तो इलनेसेस नहीं होंगी। एक छोटा सवाल कि क्या जो हमारी फिजिकल बॉडी में इलनेसेस या एलिमेंट्स हैं, क्या वो सब यहीं पनप रही हैं? क्या वो हमारे थॉट्स हैं, वही जनक है इन इलनेसेस और बीमारियों का? यूजुअली देखिए ना, WHO भी कहता है 90% जो आपके जो भी डिजीजेस हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। मतलब पहले वो मन में आती हैं,
और बाद में वो मैनिफेस्ट करते करते फिजिकल में चली जाती हैं और फिजिकल से फिजिकल इलनेस में चली जाती हैं। Okay. जैसे आपने कुछ सोचा, अब जेनेटिक भी है, जेनेटिक वो आपके प्रारब्ध हैं, जो भी आप जिन अपने माँ बाप की कोख में गए उनके थ्रू आप माँ बाप हटाओ, आप तो बहुत कुछ लेके, बहुत लोग बहुत तो पहले से डीएनए जो लेकर आए हैं, जो भी डीएनए या उसके पहले से पुनर्जन्म से जो भी आप लेके आए हैं, वो जो भी घटित होना होगा वो आपके साथ होगा, जेनेटिक है। तो वो, लेकिन उस जेनेटिक जो भी बीमारियां हैं उसे झेलना कैसे है, वो तो ये अलाइनमेंट ही, जो चक्रा बैलेंसिंग है, एक्टिवेशन है, तो ये अलाइनमेंट से आपको उतनी हिम्मत आ जाएगी और आप अपने प्रारब्धों को भी बदल सकते हैं। प्रारब्ध को बदल सकते हैं। प्रारब्ध भी आपका जो आपकी थॉट प्रोसेस और प्रारब्ध प्रारब्ध को कम कर देगा। अपने व्यूअर्स को बता दें कि प्रारब्ध हमारे हैं जो पहले के कर्म किए हम, आपके जो संचित कर्म है उसका फल स्वरूप आपको जो भी आ रहा है। आई थिंक गॉड वाली जो थ्योरी है वो तो फिर भी हाइपोथेटिकल है, ये थ्योरी तो आपको अपने उसमें दिखेगी लिटरली कि आपके साथ जो भी घटित हो रहा है। आज मैं आपसे मिली, हाँ जी, कुछ अच्छे कर्म मैंने किए होंगे, मेरे अच्छे कर्म है कि आप आए हैं। वही तो मैं देखती हूँ कि जो भी कनेक्शंस जो भी हो रहा है, आप जिस वे में सोचते हो, अब आपसे हम मिले तो मुझे लगता है कि यार म्यूजिक थेरेपी में मैं डूबी रहती हूँ। मेरा जैसे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अब उसके कारण मैंने कुछ भी जो भी किया, कई बार मतलब कोई भी टॉक दिया, जो भी दिया, उसकी वजह से आज मैं आपके पास बैठी हुई हूँ जी। तो अगर मैंने कुछ विकारित मन होता या कुछ ऐसा मन होता कि नहीं नहीं म्यूजिक थेरेपी तो ठीक है लेकिन मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे कुछ, तो आपका उद्देश्य बदल गया जिंदगी का। उस देश के साथ साथ उस हिसाब से घटनाएं फिर घटित होंगी। हो सकता है पैसे आप कमा लो लेकिन अंदर का कुछ भी होगा, कुछ मिस अलाइनमेंट होगा। अगर आप उस पैसे से खुश हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आप सोच रहे हो बैठ के कि नहीं नहीं आई थिंक मुझे ये नहीं वो चाहिए था, तो वो भी है। क्योंकि अब म्यूजिक वालों तो हम लोग बचपन से म्यूजिक में हैं, फाइनेंशियल उतना नहीं होता है, लेकिन वो एक इनर सेटिस्फैक्शन है या किसी चीज को लाइफ को अच्छे से देखने की एक शक्ति आ जाती है, ग्रेटिफिकेशन भी तो है। ग्रेटिफिकेशन आ जाता है। अगर आप सेटिएटेड हैं, ग्रेटिफाइड हैं, आप जो कर रही हैं, मन सुखी है, तो ये तो शायद सबसे बड़ी लग्जरी है बिल्कुल। किसी के लिए भी। बिल्कुल। और उससे आप रेजिलियंस बना सकते हो। कुछ भी हल्का सा कुछ पेट में दर्द हुआ, कुछ हुआ, अब ये नहीं कि बिल्कुल आपने दवाई खाने को, आप बस अपना बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट कर लिया, म्यूजिक मेडिटेशन, ओम कर लिया, आप अच्छी वाइब्रेशंस जो दे रहे हो पेट को, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे साथ है कि अगर मेरा लोअर बैक एक है तो मैं सोचती हूँ मैंने क्या सोचा था, वो स्ट्रेस लेने लगता है। तो मैं इससे बात करती हूँ कि भाई मेरे तो दिमाग में बात आई थी, तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। तो मेरे साथ होता है कि, और आपके साथ भी होता होगा, जैसे कोई चीज आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, स्टक माइंड है, तो कोई एक एरिया दर्द होता है, फिर जब आप उसको डील करो, फिक्स करो, तो आप देखते होगे कि अच्छा धीरे धीरे वो जा रहा है, वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस। आपकी बात से दो बातें निकल के आती हैं, ये वही दो बातें जो आपने अभी कही कि जितनी भी अधिकतर बीमारियां हम देखते हैं उसकी सारी उपज है हमारे दिमाग में, हमारी थॉट्स में। और इन थॉट्स पर इन जो विचार आते हैं जो कि जिनकी वजह से ये बीमारियां पनप सकती हैं या किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ सकती है, उससे बचने के लिए बेहतर है कि हमारी जो ऊर्जा है, वाइब्रेशंस है, वो अलाइंड हो यूनिवर्स की ऊर्जा से। और जैसा आपने बोला कि प्रारब्ध हो सकते हैं लेकिन उन्हें भी काटा जा सकता है या कम किया जा सकता है, जैसे कि बीमारी, अब बुखार हो गया, होगा कोई प्रारब्ध, लेकिन आप म्यूजिक थेरेपी से उसे ठीक कर सकते हैं। आपने अभी जिक्र किया था यूनिवर्स का, जब आपने जिक्र किया तो आपने सूर्य की बात की, चंद्रमा की बात की। अगर मैं मून की बात करूं, और मैंने आपको सुना है कई जगह चंद्रमा मून के बारे में बोलते हुए, और कैसे वो हमारे थॉट्स, मूड और बॉडी में जो ये पूरा फ्लूइड है उससे कनेक्टेड है, तो थॉट, मूड्स एंड मून, इसके बारे में बताएं हमें। तो जैसे मून मेडिटेशन आप करिए या चंद्रमा से रिलेटेड रागें सुनिए, तो मून इज रिलेटेड टू, वही मैंने बोला ना, 3 नाड़ीज होती हैं हमारे अंदर, एक चंद्र भेदी, एक सूर्य भेदी,
एक न्यूट्रल, बीच की जो होती है सुषुम्ना वो न्यूट्रल होती है। अब सूर्य भेदी इज हीट, तो ऑब्वियसली उसका जैसे यिंग यांग थ्योरी तो चाइनीज में भी है, तो अगर एक चीज गर्म है तो दूसरी चीज ठंडी करेगी, तो वो आपको बैलेंस करेगी। तो जब आप प्राणायाम भी करते हैं तो आप इन दोनों नाड़ीज को बैलेंस आउट करते हैं, अलाइन करते हैं। तो मून जो है इट्स फॉर कामिंग, इट्स फॉर बेसिकली आपका जैसे पित्त बढ़ा हुआ है, हाँ, हीट बढ़ी है। क्यों हीट बढ़ती है? स्ट्रेस से, एंजाइटी से। ओके। और उस समय भी अगर आप थोड़ा सा मून से बातें कर लो, थोड़ा जैसे आप बोलते नहीं हो मैं तो इतना टेंशन हो रही थी, मैं तो रात में ऐसे ही टहल रही थी। क्यों रात क्यों पसंद आती है लोगों को? लोग ये तो नहीं कहते कि मैं तो धूप में टहलने लगी। तो उससे क्या होता है, एक तो मून जो है वो आपकी कामनेस को बढ़ाता है, वो जो उसका व्हाइट कलर है, वो जो उसका, और आप देखते हो कि शिव जी के भी चंद्रमा विराजमान था। तो मून इज रिलेटेड टू कोल्ड, जैसे आपके अंदर, और कोल्ड कई बार बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, वरना ब्रेन जैसे ब्रेन को पित्त चाहिए, हीट, वो ज्यादा काम करेगा। जब ठंडक किसको चाहिए? ठंड आपके एटीट्यूड को चाहिए, ठंड आपके ये जो इमोशनल बैलेंस है, जैसे रेजिलियंस, ये आपका जो मैंने बोला ना, लोअर बॉडी, मिडिल बॉडी, अपर बॉडी, प्राण यानी कि आपका मूलाधार नीचे, प्रेम, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल रेगुलेशन। म्यूजिक थेरेपी इन 3 चीजों पे काम करती है, प्राण, प्रेम, प्रज्ञा, हाँ, है ना। रिलैक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन यानी बीच की बॉडी, यानी आपकी इमोशनल मतलब हार्मोनाइज्ड है बिल्कुल, आप बैलेंस्ड हो, आप सम हो, सहज हो, आप खुशी में बहुत खुश नहीं हो और दुख में बहुत दुख नहीं है, तो ये आपका इमोशनल बैलेंस है। फिर स्टिमुलेशन, राइट, स्टिमुलेशन इज योर ब्रेन स्टिमुलेशन, मतलब ब्रेन ये सब चीजें ऐसे जाती हैं। जब आप रिलैक्स्ड होगे तो आपका इमोशनल रेगुलेशन होगा, इमोशनल रेगुलेशन होगा तो ब्रेन ज्यादा स्टिमुलेटेड रहेगा और ज्यादा क्रिएटिव भी रहेगा। आपका दोनों लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर्स एकदम खुले रहेंगे, आपको जल्दी से सॉल्यूशंस आएंगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ेंगी। तो इस तरह से हमारी 3 बॉडीज पे म्यूजिक काम करता है। तो अगर हम जैसे आपने बताया कि किस तरह से 3 हिस्सों में बढ़ गई आपकी म्यूजिक थेरेपी, और आपके जो बॉडी के ये 3 हिस्से उन्हीं पे काम करके म्यूजिक थेरेपी आपका अगर कोई रोग है या कोई समस्या उसको हील करेगी, मोटा-मोटा प्राइमरी, एक ब्रॉडर टर्म में हम इसको समझे। अब इस ब्रॉडर टर्म को अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें, आपने नाद अनुसंधान की कई जगह पे बात की है, कैसे सा रे गा मा पा, ये जो स्वर हैं, क्या इनको स्वर कहेंगे? बिल्कुल। तो ये जो स्वर है, ये स्वर कैसे हमारे एक एक चक्र पे काम कर रहा है। तो आप ये चक्रा बैलेंसिंग, नाद, राग और इसी के साथ में म्यूजिक थेरेपी, ये थेरेप्यूटिक कैसे हो गया, इसके बारे में हमें समझाएं। तो जो इंडियन म्यूजिक थेरेपी है, जैसे कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, जैसे संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र, और ये हमारा संगीत कल्पद्रुमम, मुतैया भगवतार की, तो ये सारी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें कि चक्रों की बात हुई है। चक्र क्या है? एक्चुअली ये तो शिव सूत्र में भी बात हुई है, मतलब आप पुराने से पुराने टेक्स्ट में चले जाएं तो चक्र हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, ईथरिक बॉडी, उसका पार्ट है। यानी अब आप हमारे फिजिकल बॉडी को काटेंगे तो ये नहीं आपको चक्र दिख जाएंगे, हाँ। क्योंकि ये इथरिक बॉडी है, तो उसमें क्या क्या है? नाड़ियां, ये जो हम नाड़ी की बात कर रहे हैं वो हवा है, वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये हमारे सेजेस ने निकाला और बहुत सालों की तपस्या करके उन्होंने निकाला। तो चक्र क्या है कि जहां पर हमारी नस नाड़ियां मिलती हैं। तो क्या फिजिकल फॉर्म में वो नस नाड़ियां मिलती हैं? एनाटॉमी में अगर देखें नसें मिलती हैं, ये हमारी नस है, हाँ, हाँ। नाड़ियां आपको दिखेंगी नहीं, ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, ओके। लेकिन इसको ही हम बैलेंस, इसी तरह जो चक्र है, हाँ। तो ये चक्र आपका
मतलब अब साइंस भी इस चीज को मान रहा है। जी। चक्र आपका एथरिक बॉडी का पार्ट है, तो आपके 7 चक्र हैं एक्चुअली पूरी बॉडी में, जहां जहां भी नस नाड़ियां मिलती हैं वो सारे चक्र हैं। लेकिन हम 7 चक्रों को ही लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच है। तो जो बीच में बिल्कुल दोनों बॉडीज के बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहे हैं वो 7 हैं, और बाकी के उपचक्र हैं पूरी बॉडी में। ओके। तो जब ये 7 चक्र जो कि एक्चुअली हमारी जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, जो सन मून को छू रही है ऐसे स्पाइरल करके, उस नाड़ी को अगर हम देखते हैं तो हम उसी के वाइब्रेशंस पे जाते हैं। अब चक्रा एक्टिवेशन को ही हम नाद अनुसंधान कहते हैं। नाद अनुसंधान मतलब नाद की खोज। खोज क्यों बोला है? क्योंकि हम अभी जिस सिचुएशन में है हमको खोजना ही पड़ेगा उस नाद को। लेकिन मान लीजिए आपने खोज लिया, जैसे अभी मैंने बोला कि एक सबसे नीचे वाला 7 चक्र है, सबसे नीचे मूलाधार जहां पर आप बैठे हैं, आपके जेनाइटल्स जहां से कनेक्टेड है, उसके बाद आपका स्वादिष्ठान है, ये जल तत्व से कनेक्टेड है। फिर आपका मणिपुर है, ये आपका पेट से कनेक्टेड है, एब्डोमेन से, ये फायर एलिमेंट है, यानी डाइजेस्टिव फायर्स जिसे हम कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। फिर आपका अनाहत चक्र आ गया, यानी हार्ट। अनाहत यानी कि हवा से कनेक्टेड है, वायु तत्व। तो सबसे नीचे भू तत्व, फिर जल तत्व, फिर फायर अग्नि तत्व, वायु, ये आपका विशुद्धि चक्र है, आपका गला, थ्रोट, यहाँ इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। तो ये आपका चक्र हो गया विशुद्धि, जो कि आपके साउंड से कनेक्टेड है, ध्वनि, आकाश। और आज्ञा हो गया आपका मिडिल, ये बिटवीन द आईब्रोज, जिसे हम थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। तो ये आज्ञा जो आपको आज्ञा देता है अगर ये अच्छे से काम कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में। और ये है सहस्रार चक्र जो कि ऊपर पड़ता है। अब ये जो 7 चक्र हैं वो बैलेंस हो गए आपके। तो इनमें कुछ कुछ पेटल्स हैं। पेटल्स क्या होते हैं? इमोशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे नीचे वाले चक्र को लें तो उसमें एक पेटल होता है सहज, योगानंदम, वीरानंदम और ब्रह्मानंदम। तो इसमें से अब ये जो है योगानंदम, ब्रह्मानंदम, वीरानंदम मीन्स अपने को अप्रिशिएट करना, आहा मोमेंट। अब ये अगर आपका खुल रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की आएगा, अरे वाह आज तो बड़ा, छोटी छोटी चीजों में भी आप आहा सोचोगे कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर वो ब्लॉक्ड है तो हाँ हो गया, ठीक है। सेल्फ लव से कनेक्टेड है। सेल्फ लव से तो यहाँ कनेक्टेड है आपका हार्ट, बट जस्ट अवेयरनेस एंड योर एनर्जी, एनर्जी से कनेक्टेड है। जैसे आप छोटी छोटी चीजों में नॉट लव बट यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि जैसे मैं यहाँ आई या आप कहीं नहीं गए तो यू आर नॉट मिसिंग दैट, ठीक है चलो अच्छा हुआ, चलो इसी बहाने ये काम कर लेते हैं। यू आर कंटेंटेड, नॉट कंप्लेनिंग, यू आर नॉट कंप्लेनिंग, है ना। तो वो उससे अब ये एक तरह का पेटल है। पेटल क्या है? इमोशंस। तो हर चक्र में हमारे इमोशंस बैठे हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ तो 1000 इमोशन, इसीलिए इसे सहस्रार बोला गया है। ये गेटवे है। ये अगर आपका खुल गया तो आप वही आनंदित, बिल्कुल, दिस इज द गेटवे ऑफ ब्लिस। सो फॉर अ नॉर्मल बीइंग ये एलिमेंट्स को क्योर करता है, इस पर तो हम अभी और बात करेंगे। लेकिन फॉर अ नॉर्मल बीइंग क्या उसके 7 चक्र अलाइन हो सकते, खुल सकते हैं जस्ट बाय द म्यूजिक? बिल्कुल, जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और जर्नी अलग अलग हो सकती है। जैसे आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको अगर मैं कुछ सेंसेशन दूं, आप मैं जो बोलूंगी आप करिएगा। सांस लीजिए, पेट, जब ऐसा सांस लीजिएगा कि पेट अंदर हो आपका, कि यानी जब आपने सांस लिया तो आपका चेस्ट रेज हो जाना चाहिए, पेट अंदर चला जाना चाहिए। पेट अंदर हुआ, टाइट हो गया। अब आप बोलो होम, ओम नहीं बोलना है, क्या बात है, आपका तो हिल भी नहीं रहा है। वेरी नाइस। पेट अंदर ही रहना चाहिए, वेरी गुड। और हिला भी नहीं आपका, तो आप तो एक्चुअली संगीतज्ञ हो। तो फिर से अब इसको और नीचे लाएं तो आपका वहां पे सेंसेशन होगा, यानी
कपाल भाती के साथ हम बार बार पेट को अंदर वो कर रहे हैं, वहां पर एक सेंसेशन हो रहा है. दिस इज टाइप ऑफ ब्रीदिंग एंड अलोंग विद दैट ब्रीदिंग यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ सर्टेन साउंड. अब वहां उस साउंड से कुछ टाइम में आपका वहां पे ट्रिगर होगा. जब ट्रिगर होगा तो सपोज अब मूलाधार की बात करें तो सपोज आपको पीसीओडी है, तो वो धीरे धीरे उस ट्रिगर से, वो वाइब्रेशन से पीसीओ मतलब उस जगह को ऑक्सीजन पहुंचेगी, वहां का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, वहां के जितने भी वाइटैलिटीज हैं वो सारा हेल्दी होंगी, वहां के हार्मोन्स अच्छे होंगे, सेल्स आपके हेल्दी बनेंगे एंड आप ठीक हो. मतलब दैट विल रिजल्ट इन द हीलिंग. और वही चीज रेगुलरली कर रहे हो देन इट विल लीड टू योर ओके पीसीओडी. सो बेसिकली एनी काइंड ऑफ हेल्थ एलिमेंट जो कि आपके लोअर एब्डोमेन या के आसपास के कोई भी रोग या कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो बेटर कर सकती है या ठीक कर सकती है. हाँ, नॉट लोअर एब्डोमेन, वो एक एग्जांपल था. हाँ पूरी बॉडी में हमारे जो चक्रास हैं, अगर आप उनसे फ्रीक्वेंसीज अलाइन कर दो, हाँ, और अगर आपको एग्जैक्टली नाउ दिस इज व्हाट म्यूजिक थेरेपिस्ट इज फॉर, कि आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर राग है, ये पर्टिकुलर, जैसे देयर आर 4 पिलर्स ऑफ रीचिंग टू द चक्रा पाथ. तो सबसे पहला है मंत्र चिकित्सा, जिसमें जैसे अभी मैंने आपको ओम कराया, होम, हव, हम, लम, जो भी आपको जो भी हम सेलेबल्स करवा रहे हैं, तो उन सेलेबल्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है जो आपके सेल्स की ही भाषा है, उन्हें वाइब्रेट करता है. मंत्र चिकित्सा हो गया. फिर आपका राग चिकित्सा, यानी अभी मैंने आपको राग सुनाई थी, तो राग के कुछ फ्रीक्वेंसी इंटरस्पेसिंग होती है जो आपकी बॉडी के उस पार्ट को ऊपर से नीचे तक ट्रिगर करती है उन्हीं कॉम्बिनेशंस में. ओके. तो राग चिकित्सा. देन ताल, धागे नत्ती नक दिन. तो ये ताल क्यों जरूरी है? ताल तो हम आई थिंक जब बॉर्न भी नहीं हुए होंगे, जब हम सिर्फ एक फीटस होंगे, उस समय हम सबसे पहली चीज हम क्या सुनते हैं? अपनी मदर की हार्ट बीट्स. हाँ. तो बीट्स तो लिटरली हमारा बिल्कुल पार्ट है. ये जो पूरा दिन रात का सर्कल चल रहा है, ये भी तो रिदम्स हैं. राइट. बॉडी क्लॉक के हिसाब से आप रात में सोते हो, सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, शाम को यू आर रिलैक्सिंग. एंड तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो बॉडी क्लॉक चेंज होता है लोगों का. मैं ना इसीलिए ताल, अभी मुझे अभी एक सवाल याद आया है ताल और सिंक्रोनाइजेशन को लेकर, लेकिन मैंने वो सवाल रोक के रखा है क्योंकि आप अपना चौथा पिलर भी बता दीजिए पहले. शब्द चिकित्सा. ओके. लिरिक्स पे, कि लिरिक्स आप जब बोलते हो स्पीच पे काम करता है. प्लस आपने देखा होगा, आप कोई चीज लिरिक्स आप सोच रहे हो, वाओ, आप उससे आपका जो ब्रेन अलाइनमेंट है, ब्रेन वेव्स चेंज होते हैं. लिरिक्स तो शब्द चिकित्सा. कोई चीज अच्छा गाने में जो भी लिरिक्स अच्छे हैं, तो मंत्र तो एक पार्ट ऑफ द लिरिक्स हो गए, शब्द कोई भी लिरिक्स है. जैसे कि रूमी के हम कुछ सूफी लोगों को, क्लाइंट्स को करवाते हैं, फिर जब उसका मतलब समझाते हो तो ओह माय गॉड, दिस इज सच अ गुड. तो इट मींस यू आर गोइंग इनवर्ड थ्रू दोज शब्द. तो ये 4 पिलर्स हैं. इन 4 पिलर्स के अंदर वी हैव 80, 90 to 100 म्यूजिकल टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल क्लाइंट. सो बेसिकली ये जो 4 पिलर्स हैं, राग है, मंत्र है, ताल है, शब्द है, ये एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी पे आप प्रिस्क्राइब करेंगे अपने क्लाइंट या पेशेंट को. और जब वो पर्टिकुलर राग, ताल, शब्द जो भी होगा, वो जब प्ले होगा बार बार इन अ रूटीन, प्ले होगा या वो गाएंगे, उनको सिखाएंगे या वो बजाएंगे, तो उनके इफेक्टेड चक्र पे काम करेगा एंड दे विल हील फ्रॉम देयर. एग्जैक्टली. तो हम भी करवाते हैं, देन वी टीच देम टू मेक देम डू सेल्फ प्रैक्टिस. क्योंकि मैं अगर हफ्ते में 2 दिन आपके पास हूँ, तो बाकी दिन आपको खुद ही करना है. तो ये भी नहीं है कि ये कोई ऐसा सीक्रेट साइंस है कि मैं नहीं मैं आपको मैं सिखाऊंगी, आपको उसको रोज करना है. इट हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड यू विल सी द चेंज. आप रुकोगे भी नहीं उसके बाद. एक्चुअली जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि है ना, ये कब तक चलता है. हाँ. तो
आपको रुकने की आपको मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप जैसे ब्रश करते हो, नहाते हो, आप एक दिन नहीं नहाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो दैट इज योर रूटीन. Why can't this be a routine? चलिए इसको फिर इलेबोरेट पहले यहाँ कर ही लेते हैं. आपने बोला कि आप रुकोगे नहीं क्योंकि आप इतने उसके बेनिफिट्स देखोगे पहली बार. तो प्रमाण सामने होगा हम सबके, और फिर उसके बाद वो जो आपको उसमें शायद रस मिलेगा तो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे. तो सवाल यही है कि आपने ये थेरेपी दे दी और महीनों या सालों आपके पेशेंट ने उसे किया, वो उससे हील भी हो गया, ठीक भी हो गया या हो गई, तो अब उसके बाद कैन यू लोअर योर डिफेंस? क्या उसे छोड़ा जा सकता है उस थेरेपी को? उसके जो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है. और वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके दो पार्ट्स हैं. सबसे पहला वेलबींग है, दूसरा है हेल्थ केयर. ओके. तो अगर हम एक तो पहली बात चेंज करते रहते हैं, जैसे अगर हमारा गोल सबसे पहला है कि उसको बीमारी तो है लेकिन उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, तो हम फिजियोलॉजिकल ना ठीक करके साइकोलॉजिकल हील करेंगे पहले. तो वो सपोज चल रहा है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जो भी. उससे जब हम लोगों को वो गोल्स अचीव हो गए, तब हम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पे जाते हैं. फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जब अचीव हो गए तो वापस इस पे आते हैं कि अब ये अचीव हो रहा है, एक तो इसको मत रोको क्योंकि टेंडेंसी बन सकती है, और दूसरा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं ठीक किया तो वो फिजिकल सिम्टम्स वो वापस से आ जाएंगे. तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि नहीं आप इसको अब छोड़ सकते हो, क्योंकि वो उसको खुशी, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि उस इंसान को खुशी नहीं मिलेगी, फिर अगेन वो अपना वही जो एक वो जो पूरा साइकिल है ना इमोशंस की, फिर उसमें चला जाएगा. हालांकि म्यूजिक वाले जो लोग होते हैं वो फिर अगेन एक सॉर्टेड, दे आर वेल सॉर्टेड. इवन इफ यू डोंट प्रैक्टिस, यू आर डूइंग द म्यूजिक थेरेपी इन डिफरेंट वेज. बेसिकली गा के आप पैसिव लिसनिंग से भी कर सकते हो. आपने आज 1 महीना किया, फिर आपने छोड़ दिया, अब आप कह रहे हो मैं सुन के ही आ रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुन लेती हूँ, सुबह जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं पीछे चला देती हूँ, वो मेरे ब्रेन में जा रहा हो. बेसिकली एक है कि थेरेप्यूटिक तौर पे जब वो एग्रीवेटेड था प्रॉब्लम, आपने उसको हाई डोज में लिया, एक मतलब रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो किया, लेकिन व्हेन वंस अ पर्सन इज हील्ड तो उसकी डिग्री ऑफ सिचुएशन को देख के कहा जा सकता है कि मेंटेनेंस के लिए वो उससे जुड़ा रहे किसी ना किसी तरीके से. बिल्कुल. और वेलबींग हाई डोज में वो बोर हो जाएगा. हाँ. इतने दिन अगर रखेंगे पर तो हम सिवियरिटी कम कर देते हैं. और वेलबींग की जैसे आपने बात बोली, तो आपने बोला कि वैसे भी हमारी वाइब्रेशंस, तरंगों और एनर्जी को यूनिवर्स की वाइब्रेशन से अलाइन रहना चाहिए फॉर अ गुड लाइफ, फॉर वेलबींग. और आप सही डिसीजन लें, आप खुश रहें, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं. तो क्या आपका कहने का मतलब है दैट फॉर अ वेल बीइंग जो म्यूजिक या पर से म्यूजिक थेरेपी है, वो आप इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और इट्स अ वे ऑफ लिविंग. करेक्ट. जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप वे बना लें तो अच्छा है. मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको करना ही करना है, या अगर आपने छोटी सी प्रिवेंटिव है, अगर आपने छोटी सी प्रॉब्लम आप मेरे पास लेके आए कि अब मेरी प्रॉब्लम्स फिजियोलॉजिकल सब ठीक हो गई हैं मैम, लेकिन मुझे जैसे खुशी नहीं मिलती है चीज़ों में. अब ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लाइक आपकी एज के हिसाब से या जो भी, बच्चों में बहुत बड़ा इशू है, बट हम लोग डील कर सकते हैं, वो और भी काम है तो डील. तो मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं आपको ये तो सुनना ही सुनना है, मैं वैसे नहीं बोलूंगी, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि देखिए ऐसा है कि दिन सुबह के टाइम, ब्रह्म बेला में, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है अपने माइंड को एक्टिवेट करने के लिए. तो सुबह आप जरा सा ये कुछ 20 मिनट आप ये सुन लीजिए, और हो सके तो एक आलाप दे दिया, उसको गाइए. और फिर आपने अच्छा मैम ये राग मुझे अच्छी लगी, फिर आपने आजकल यूट्यूब है उस पर आपने उसी राग को डिफरेंट उसमें सुन लिया, तो आप मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको एक पाथ मिल गया है ना, कि आपको अब यही सेम राग, आप मैंने तो फ्लूट बोला था, आप उसे वीणा पे सुन सकते हो, आप उसे गा के सुन सकते हो, आप उसी राग को मूवी सॉन्ग्स में सुन सकते हो. बहुत सारे मतलब सॉन्ग्स तरीके बदल सकते हैं, तरीके बदल, क्योंकि अब आपको पाथ पता है. नाउ यू कैन इजिली मैन्यूवर योरसेल्फ. So I will come to that as well कि for a way of life और as a daily routine म्यूजिक को हम कैसे कंज्यूम करें,
बट लिटिल लेटर इन द पॉडकास्ट। उससे पहले जो एक सवाल मेरे मन में था, जब आपने बात की थी ताल की, ताल मतलब सिंक्रोनाइजेशन ऑल्सो, देयर इज अ रिदमिक पैटर्न इन एवरी बीट। इस सवाल से एक सवाल जो मेरे मन में आया वो ये था कि फिर जो चीजें रैंडम हैं यूनिवर्स में, या हम उनको रैंडम कहते हैं कि कहीं भी कुछ भी कैसे भी, तो क्या देयर इज रिदम इन रैंडमनेस ऑल्सो, या रैंडम रैंडम ही होता है? कैसे समझें इसको? रिदम, रैंडमनेस में भी रिदम है, देयर इज अ रिदम इन एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट। जैसे अब यहाँ पे लाइटिंग्स हो रही हैं तो वो रैंडम है, लेकिन उस रैंडमनेस में भी एक रिदम है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इम्परफेक्शंस में रिदम्स होती हैं। ओके, ठीक है, इम्परफेक्शन, आप चले जाओ दुबई, वहां पर इतना सुंदर है कि कुछ मिसिंग लगेगा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आपको मतलब खूब अच्छा सा जैसे एक बाग बगीचा है। हाँ, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सुंदर तो मुझे बहुत लग रहा है, फोटो भी खिंचा ली, सब है, लेकिन क्या मिसिंग है? कुछ एक जैसे अंदर का कनेक्ट नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि कोई मुरझाए पत्ते नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब इम्परफेक्ट नहीं है। और रिदम दोनों चीजों से बनती है। तो जब आप सिस्टमेटिक हो, दैट इज ऑल्सो अ रिदम। आप ऐसे चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप ऐसे भी वॉक कर रहे हो, 1 2 3 4, मैं बात कर रही हूँ और मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, वो रैंडम बात है, मैं बीच के साथ बात नहीं कर रही हूँ, तो उसका अपना एक मजा है, क्योंकि आपका दिमाग रिदम्स में भी जा रहा है, मेरी बातों में भी जा रहा है। अब मैं आपसे रिदम में बात करूंगी, और ये जो साइंस है, दिस इज ताल चिकित्सा। आप भी ताली बजाइए। तो रैंडम और तो जो रिदम होती है वो परफेक्शन और इम्परफेक्शन पे चलती है। बीच बीच में आपकी रिदम्स हिल सकती हैं, लेकिन यही तो रैंडमनेस है। ये रिदम हिल गई, पर यही रैंडमनेस है। और ब्रेन जो है हमेशा रिदम्स को नहीं देखता है। ब्रेन वेव्स अगर कुछ रैंडम नहीं होगा तो वो सेलेक्ट कैसे करेगा? यिंग यांग में, है ना? राइट। करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस में, वो जैसे वो शेर नहीं है, गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी जरूरत होती है। क्या बात है। जगजीत सिंह का है। तो ये पूरा बैलेंस चलता रहेगा। तो ये जो रैंडमनेस है उसकी अपनी रिदम्स हैं, और जो स्ट्रक्चर्ड है, सिमेट्रिकल है, ये सब सिमेट्रिकल था क्योंकि उसके इंटरवल्स उसमें पड़ रहे थे, तो वो, लेकिन और इसी को अगर हम रैंडम कर दें तो ये सिमेट्रिकल पड़ रहा है। मतलब उसी के अंदर हमने, आप इसका मतलब कहना ये चाह रही हैं कि हमें सफेद सफेद तभी लगेगा जब हमें काले का भी आभास होगा। हाँ। If we have a knowing and learning of white, we will know black, and we will know black if we have white or and gray. then you will understand about gray. Gray. That there's nothing white or black. It's about gray. Let's enjoy the gray. तो जब आपने प्रारब्ध संचित कर्मों का भी जिक्र किया, तो और वही फलीभूत होते हैं हमारे जीवन में। हमने जो दिया वो हमने पाया। साइंस भी कहता है देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, जो कि कर्मा में वेरी वेल हम कन्वर्ट करके देखते भी हैं और होता भी है। तो जो भी हम फलीभूत कर रहे हैं, या जो जिस भी अनुभव या एक्सपीरियंस से हम गुजर रहे हैं, वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, राइट? पर क्या अब इसमें भी रैंडम हो सकता है क्या? मतलब ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अब हमने ये बात छेड़ ही दी है कि क्या हम जो भोग रहे हैं या किसी सिचुएशन में पड़े हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब या कर्मों से आया ही होगा? जरूरी नहीं है, बट रैंडमली हमें मिल गया हो, या उसमें भी फिर उस रैंडमनेस में क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन है तो वो आया कर्म से ही है। जितना भी मैंने पढ़ा सुना है, तो और जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आप पढ़ोगे
उससे आपको जैसे समझ में आएगा कि चीजें रैंडम हैं, लेकिन एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, इवन दैट रैंडमनेस। जैसे वो आपके लिए अभी आपने उसको परसीव रैंडम किया है कि अरे ये तो एक रैंडम हो गया, या आप कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ तो वो आप पहले बात तो आप डिफाइन कैसे कर रहे हो, क्योंकि लाइफ में यू कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग दैट दिस हैपेंड रैंडम, दिस हैपेंड फॉर अ रीजन, दिस हैपेंड बिकॉज आई डिड। आपके पास कोई आंसर्स है नहीं, सब कुछ अपने से हो रहा है। जो भी साइक्लिक चल रहा है, जो भी हमारा जो कर्म फल का जो साइकिल है वो अपने से चल रहा है, पर वजह है, वजह है, रीजन है, तो ये हाइपोथेटिकल है, बट मैं मानती हूँ कि इन सब में एक वजह होती है। अगर आप कहीं जा रहे हो और कुछ चालान कट गया, अब ये एक रैंडम है कि आप बोलोगे अरे अरे मैंने तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी, अब ये एक रैंडम एक है, छोटी सी चीज हो गई, लेकिन वजह उसकी है कि हो सकता है, मैं तो इस पे भी मानती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ छोटी सी चीज हो सकता है कुछ बाद का बहुत बड़ा होना था, वो टल गया। आपके शायद प्रारब्ध संचित या अभी के कर्म अच्छे थे कि बच गए, छोटे में ही हो बच सकता गए। है अभी मुझे चालान वाले ने पकड़ लिया, आगे चलते तो कुछ और हो जाता, कुछ बड़ा हो जाता, हो सकता है वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाता, तो अभी वो हो गया। तो हम ये भी क्यों सोचे, ये सब अपनी अपनी हाइपोथेसिस है, लेकिन पॉजिटिविटी चाहिए होती है। पॉजिटिविटी मैं नेचुरली आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक से। नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट या आप कहीं जाओगे तो बोलोगे बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव यानी कि जो आपकी नेगेटिविटी आप उसे चेंज करो। क्यों भाई, अगर हम अपनी थॉट्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो म्यूजिक है या मेडिटेशन है, इन सब से नेचुरली आप थोड़ा सा आप आंसर्स मिलने की कोशिश करते हैं कि ये था तो रैंडम, लेकिन हो सकता है आगे जाके जो भी रिजल्ट्स आते हैं हमारी लाइफ में, हो सकता है उसे काट रहा हो। बिल्कुल। तो हमें क्योंकि अकल आ गई इस पॉइंट पर, अगली बारी चालान काटा तो हो सकता है आप किसी बड़ी चीज से बच कि मैं, हो सकता है वो भगवान ने भेजा उस बंदे। और मेरे साथ इनफैक्ट मिशिगन में, आई डोंट नो इफ वी हैव टाइम, मेरे साथ ये चीज बहुत हुई है, इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ एक्चुअली जो भी है, मतलब जो भी हम लोग को मिल रहा है उस पे रीजंस ढूंढो। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन टू टेल मी दैट। शायद पता है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद जवाब मिल भी जाते हैं, क्योंकि जब आप उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो ना, तो आपको लगता है, जब वो जर्नी को आप देखते हो तो आपको लगता है यार, वेरी गुड पॉइंट, हाँ ये ठीक था, आई वॉज वेल प्लेस्ड एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस पॉइंट ऑफ टाइम में लग रहा था क्यों, लेकिन जब आप 5 साल 10 साल बाद देखते हो ना, देखते यस इट शुड हैव बीन लाइक दैट, और उससे मैंने क्या क्या गेन कर लिया, क्योंकि आपको रिजल्ट मिल गया। वो चीज जो अच्छी नहीं हुई थी उसका रिजल्ट आपको 5-6 साल बाद मिला। दैट्स एक्चुअली गुड पॉइंट। सो काइंड ऑफ यू। अगर हम म्यूजिक थेरेपी पे वापस अगर आए, हालांकि मुझे लगता है ये भी बहुत थेरेपेटिक रही है कन्वर्सेशन जो अभी तक हमने की, क्योंकि हम बात अल्टीमेटली यही तो कर रहे हैं, जाने तो कर्म ही है साथ में। अगर मन चंगा रहेगा तो कर्म भी अच्छे ही करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में गलत कदम नहीं उठाएंगे तो गलत काम होने से रुक जाएगा, और वो गलत कदम, वो फ्रस्ट्रेशन कैसे खत्म होगी? संगीत से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम संगीत की बात करें, आपने जिक्र किया था ताल मंत्र, हमारे कल्चर में और स्पिरिचुअली रिलीजियसली कई जगहों पे मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। इनफैक्ट भक्ति कीर्तन भी अब मैं देख रही हूँ कि वो सब भी म्यूजिक थेरेपी है। आप संगत में बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, ओम कह रहे हैं। तो जो मंत्रों का उच्चारण है, खासकर कि कुछ बीज अक्षर होते हैं कई मंत्रों में, तो इसका मतलब उनका भी रिलेशन कहीं ना कहीं थेरेपी या थेरेप्यूटिक होगा। जब हम कहते हैं कि आप मंत्रों का उच्चारण ऐसे करें, उसका बीज अक्षर जो है उसको ऐसे बोलें। बिल्कुल। मंत्र जो है एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ संस्कृत टर्म जो कि बना है। मंत्र हमारा इट्स लाइक ऑन गोइंग, इट्स वेरी कॉस्मिक साउंड्स। मंत्र जो हैं मैं जैसे ये बुक्स हैं सब में ये मतलब बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो मंत्र आर नॉट जस्ट संस्कृत की आपने त्वम बोल दिया, ये त्वम
लम, ये जो बीज अक्षर हैं, बीजाक्षर होते हैं जो हमारी चक्र हैं, उनके साउंड्स। एक्चुअली हुआ क्या कि हर कोई फ्रीक्वेंसी तो गा नहीं सकता, तो सबके साउंड्स जो लम, वम, यम, राम, लम, हम और ओम, तो ये सारे जो साउंड्स हैं कि आप इस पे ये साउंड से मेडिटेट कर लो तो वो बने, बिकॉज यू कांट गो टू दैट लो फ्रीक्वेंसी, यू आर नॉट अ म्यूजिशियन। हाँ। तो अनलेस, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सप्तस्वरा से करते हैं, लेकिन एक आदमी के लिए बीजाक्षर बन गए। हाँ। जैसे ओम नमः शिवाय, ओ म न म शिवाय, तो ये भी संस्कृत के ही सिलेबल्स हैं, पंचाक्षरी हाँ पंचाक्षर हो गए। तो पंचाक्षर इज पंच तत्व को ओरिजिनेट, हमारे अंदर का जो पंच तत्व है वो उसे ओरिजिनेट करने के लिए हो गए। अब कहने को आप उसे शिव जी से जोड़ लो, और जोड़ा ही गया क्योंकि ऑब्वियसली सबको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, है ना। बट ये सब शिव जी, रामचंद्र जी, दीज आर मीडियम्स टू थिंक अबाउट, बट अल्टीमेटली बस एक वो है, लेकिन उसके पीछे का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जो कि लोग भूल गए, फिर वो भगवान पे आ गए। उसके पीछे स्पिरिचुअलिटी पड़ती है, उस स्पिरिचुअलिटी को पहुंचने के लिए रिलीजन बनाया गया, लेकिन लोग रिलीजन में अटक गए। आपकी जय 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 होता है, तो होना क्या, अगर आप उसके अंदर का सिग्निफिकेंस सोचो तो एक्चुअली ये सब आपको ये कॉस्मिक अलाइनमेंट में ही ला रहा है कि आप यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में अब सारा कुछ अलाइन करो, उस पे ला रहा है। तो फॉर दैट मैटर, आप पूजा पाठ पहले करते थे, पहले जो लोग थे तो घर में बहुत पूजा पाठ चलता था रोज पहले की। अब उनका रेजिलियंस आपको याद होगा, जो हमारे मदर्स, हमारी दादी, हमारी जो होती थी, तो दे वर सो रेजिलियंट इन लाइफ, इतने बच्चे पैदा करके सब कुछ है, एंड दे वर लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट रूट ऑफ आवर फैमिली। तो पूजा पाठ ये सब तो अलग चीज है, लेकिन मंत्र का जो अलाइनमेंट होता है, तो मंत्र हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ऐसा लिखा है स्क्रिप्चर्स में कि उन्हीं की भाषा है। अच्छा। उन्हीं, वही लैंग्वेज है। अब उस लैंग्वेज को आप बोल रहे हो तो आप अपने जो ये सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे उसको ट्रिगर कर रहे हो। यानी कि आप एटॉमिक लेवल पर मंत्रों के द्वारा, मंत्र के उच्चारण के द्वारा, साउंड से उनको भेद सकते हैं। एग्जैक्टली। तो भेदने से फिर वही बात आती है कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो अच्छी रहेगी, क्योंकि आप उस यूनिवर्सल साउंड के साथ अलाइनमेंट में आ गए, आपके बॉडी के सेल्स उसके साथ अलाइनमेंट में आ गए। अगर मंत्रों के उच्चारण की बात करें तो कहते हैं कि गुरु से दीक्षा मिली हो किसी मंत्र को लेकर, क्या उसके पीछे रीजन यही होगा कि उच्चारण गलत नहीं हो? उच्चारण गलत ना हो और साउंड ना गलत हो। अच्छा। जैसे अब आप ओम भी साउंड है, आओम भी साउंड है, क्या तो होना क्या चाहिए? कैसा नहीं, दोनों साउंड्स हैं, दोनों ठीक है। आओम करते हैं, आओम, तो आप 3 साउंड्स को निकाल रहे हो साथ में। हाँ। तो 3 साउंड्स आपकी ऊपर की ये जो कॉस्मिक एनर्जी है उसकी साउंड्स हो गई हैं। ओम हमारा नेचुरल वो है, तो दोनों ही साउंड्स हैं, ओम नमः शिवाय और आओम, आप बॉडी को, बॉडी तो अलाइन बोलना दोनों ठीक है, दोनों बोलना ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। क्लीम भी साउंड है, ह्रीम ये भी साउंड है, हाँ। श्रीम कई मंत्रों में आते हैं, हर मंत्र में आता है। तो ये सारे जो सिलेबल्स हैं, इसमें कुछ ये नहीं है कि गलत है, बल्कि हर इमोशंस की साउंड है। एक चीज और बताएं, हर इमोशन की साउंड है आपने बोला, तो उसके लिए तो आप प्रिस्क्राइब करती ही होंगी इन द थेरेपी कि ये पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है इस शख्स की, तो इसके लिए ये मंत्र या ये उच्चारण या ये राग ताल मैं प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। जब मंत्रों की बात आती है तो एक तो होता है हमने मंत्र बोला, और एक होता है मनस उच्चारण, हमने अंदर ही अंदर उसको रीचा, मतलब अंदर ही अंदर हमने मंत्र को बोला। तो फर्क क्या है? इफेक्ट वही है। अंदर आप गा रहे हो तो इफेक्ट अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप बस उसको वो कर रहे हो तो थॉट्स ज्यादा आती हैं, इफेक्ट सेम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप अंदर मन में ही चल रहा है, चल रहा है,
डिपेंड करता है कि आपको थॉट्स तो नहीं है, अगर आप उसको बोल रहे हैं तो आप थॉट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो बॉडी में, तो बॉडी पे इफेक्ट आएगा। अगर आप उसको अंदर ही थॉट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू कैन नॉट से कि आप कितने, कई लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, वो लोग इस मेडिटेशन को कर लेते हैं और विद टाइम, बट यू कैन नॉट से कि नहीं इसके हमें पैरेलली कोई थॉट नहीं आया। थॉट आता है, लेकिन इसमें आप माइंडफुल हो, इट्स ऑल अबाउट माइंडफुलनेस। तो जोर मतलब कि मंत्र को बोलना जिसकी ध्वनि सुनाई दे, हाँ, आप और मैं जैसे बात करें, या फिर मंत्र को मन में बोलना, दोनों कर सकते हैं। और क्या उसका इफेक्ट अलग है साइंटिफिकली और बाय द वे ऑफ थेरेपी? साउंड, जैसे अब आप इसमें देखो तो ये सारी रिसर्चेस हैं, जैसे साउंड हीलिंग पे, तो जैसे आप बोलते हैं किसी साउंड को, तो वो आपका जो ऑक्सीजन है उसको ठीक करता है, तो बोलना इफेक्टिव है। मन में बोलने के बजाय, मन में बोलने के बजाय जब आप उसको एक्चुअली, चाहे आप धीरे ही गाएं, तो वो, क्योंकि मंत्र का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है साउंड, उसका मंत्र का जो साउंड है कि भाई आप, ये आपका सेल है, आप साउंड से उसको पहुंचा रहे हैं, वाइब्रेशंस। तो फिर कई जगह स्पिरिचुअली ये क्यों कहा गया है? मतलब मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये अलग अलग एक्सपर्ट्स से ये सुना है कि जब आपने वो मंत्र बोला तो उसकी वाइब्रेशंस या जो एनर्जी है वो बिखरी। वो एक बिगिनर के लिए ठीक है, क्योंकि वो जब शुरू करेगा तो वो जोर से बोलेगा ओम नमः शिवाय, लेकिन जब आप उस पे थोड़े पारंगत हो गए या वो मंत्र आ गया आपको, तो उसका फिर वो बोलते हैं कि आप मन में ही उच्चारण करें, जिससे कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ऐसा वो कुछ कल्ट्स में इसलिए है, हाँ, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, आपका कोई एक ऑरा है, अब उनके हिसाब से वो आपका ऑरा है। पहले आप अपने ऑरा को क्लींस कर लो उस मंत्र के थ्रू, है ना, कि जैसे किसी ने आपको गिफ्ट दिया, हाँ, अब वो कह रहे हैं नहीं भाई, तुम वो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया है पर्सनलाइज्ड, उसको तुम अपने पास रखो। तो कई उसमें करते हैं, और हम लोगों को भी, जैसे मंत्र, जैसे आपका कोई गोत्र, जैसे एक फैमिली है, हाँ, अब लोगों ने बोल दिया नहीं ये आपका मंत्र है, आपके जो इष्ट देव हैं उनके साथ आप वो करो, तो वो पर्सनलाइज्ड, बिकॉज you are not thinking in anyways in a very universal manner। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लिए किसी जाओगे और आप बोलोगे कि नहीं मुझे मंत्र चाहिए, तो आपके ऑरा के हिसाब से वो लोग मेडिटेट करते हैं और आपको मंत्र देते हैं कि आप इसको करो आपकी क्लींजिंग के लिए, आपके लिए जो भी होगा वो अच्छा होगा। अच्छा, अगर उसको कहीं दोगे तो हो सकता है वो उस इंसान के लिए ना काम करे, मतलब वो एटमॉस्फेयर में बिखर जाए, एटमॉस्फेयर में वो डिस्पर्स हो जाएगा, उसका ऑरा जो उसकी वाइब्रेशंस हैं। तो दैट इज नॉट म्यूजिक थेरेपी, बेसिकली इट इज लाइक वी आर गोइंग टू डिफरेंट कल्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी राइट नाउ। I personally don't, I mean I have not done that and I don't address कि ठीक है, वो जैसे अब मैं इसको भी नहीं मानती हूँ, मैं पर्सनली कि नजर लग जाती है, हाँ, कि भाई ठीक है मेरा ऑरा है, जो होना होगा मुझे होगा, और नजर क्या, आधे लोग हैं यहाँ पे, 20 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से 5-6 नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं, 5-6 पॉजिटिव लोग बैठे हुए हैं, तो अगर नजर लग रही है तो चलो आगे किसी और से पॉजिटिव नजर भी लग जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वही चीज होती है कि जब कोई मंत्र देता है आपको, तो वो इसलिए बोलता है कि नहीं आप अपने से बिना उसे उच्चारण किए अपने से पढ़ो और उसको करो, क्योंकि वो आपके ऑरा को क्लींस करे, आपके जो भी और प्लस दिस इज वन वेरी गुड रीजन कि आपका बिलीफ सिस्टम उस मंत्र के लिए बना, तो अब आप अपना बिलीफ सिस्टम, अपना सबकॉन्शियस उस मंत्र से अटैच करोगे तो आपकी विशेस फलीभूत होंगी। तो इसलिए जैसे फॉर दैट मैटर, तो ऑरा क्लींजिंग आपने बोला एक ऑरा बनता है, हम उच्चारण करें, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर हम म्यूजिक भी कोई है जिसको गा रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे भी ऑरा बनता ही होगा। एग्जैक्टली, तो मैं तो हर चीज म्यूजिक से ही कोरिलेट करती हूँ।
मेरे म्यूजिक से, मेरे वॉइस से, या मैं जो भी गा रही हूँ एक ऑरा बना है जिससे सब लोग उस मतलब they are taking that. Aura is your energy field. Aura is my energy field, and I want you to be happy with my energy field. So, and is there a rub off effect with the energy field? यहाँ पे 3 लोग हैं, सबकी अपनी एनर्जी फील्ड या ऑरा है, बिल्कुल, तो उससे रब ऑफ इफेक्ट भी है। रब ऑफ इफेक्ट होता है, आई मीन दैट्स व्हाट दे से, बट इफ यू आर फीलिंग, आप उस तरह से काम कर लो। मैं बहुत परसीव नहीं करती हूँ। हालांकि बाद में जब कुछ होता है तो मेरे थॉट आते हैं कि अरे जरूर मैं उनसे मिली थी, बट फिर मैं कहती हूँ कि अरे सब देख रहे ऊपर वाला को मैं तो। अच्छा, बट यस दैट्स ट्रू, रब ऑफ भी होता है और उस तरह से आपका ऑरा शेप अप भी होता है। हाँ, ये बात तो हमें भी कहते हैं ना कि आपकी जैसी कंपनी है, कंपनी सोच के चूज करो, ठीक लोगों के बीच बैठो, दैट ऑल इज व्हाट, कि आपकी सराउंडिंग कैसी है। एक चीज मेरे साथ बहुत होती है, मैं बहुत ज्यादा अगर म्यूजिक मेडिटेशन कर लूं, चक्रा जैसे अभी मैंने 20 मिनट किया सुबह के टाइम, और सुबह के ठीक बाद यानी 11-12 बजे के समय कोई मुझे ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट मिल गया, कुछ हो गया, तो मैं देखती हूँ कि मुझे असर बहुत हो गया। मान लो उसने मुझे कुछ कह दिया, तो फिर मैं सोचती हूँ मुझे इतना क्यों असर हो गया, तो आई थिंक क्योंकि वो मैंने अपनी एक एनर्जी फील्ड बनाई थी, उसने एंटर किया। हाँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे ऐसे जनरल पे मुझे इतना नहीं लगता है, क्या हो गया, इतना क्या हो गया, तो फिर मैं एक्चुअली एक प्रोटेक्शन वो बनाती हूँ, फिर मैं दोबारा से करती हूँ कि कोई बात नहीं होता है, उसके बाद मैं करूंगी, फिर मैं थोड़ी सॉर्टेड होती हूँ। आफ्टर बीइंग सॉर्टेड मैं सोचती हूँ कि यार क्यों इतना इफेक्ट क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि आपने एक एनर्जी फील्ड बनाई थी, अब उसमें कोई एंटर किया जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान था, वो नेगेटिव, उसकी अपनी कुछ नेगेटिव ऑरा थी, जो भी था, तो उसने वो दे के चला गया। जैसे एक पानी है, अब आप उसमें कुछ भी डालोगे तो वो पूरा डाइल्यूट होगा ही होगा, तो फिर अगेन एक सबकॉन्शियस माइंड में कि कोई नहीं, प्रोटेक्शन अपने को दिया, फिर कुछ भी करा। पर हो सकता है मेडिटेशन से आप ले ज्यादा रहे हो, क्योंकि मेडिटेशन आपको, लेकिन एट द सेम टाइम आप वो विटनेस कर रहे हो, तो सब ठीक है ना। अच्छा, मंत्र का उच्चारण या मंत्रों का जाप करना जो कि आप देंगी म्यूजिक थेरेपी में, क्योंकि हर अक्षर और जो शब्द हैं या फिर ताल है उसकी वाइब्रेशन है, विच इज वर्किंग ऑन योर सेल्यूलर सेल्फ एट द वेरी सेम टाइम। नाम जप भी यही होता है क्या, जो हम कहते हैं नाम जप करो, क्या वो भी बिल्कुल थेरेप्यूटिक हो सकता है? या जप थेरेपी भी बहुत ज्यादा होती है, उसकी भी वाइब्रेशंस हैं, उसकी अपनी वाइब्रेशंस हैं, ओके, और वो भी साउंड वाइब्रेशंस हैं। ये सारा साउंड हीलिंग में आ रहा है, यानी कि मंत्र चिकित्सा में जप चिकित्सा भी, और म्यूजिक थेरेपी वेरी इफेक्टिव, इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। तो ये बात हुई नाम जप की, मंत्र की या फिर ताल शब्द की। म्यूजिक थेरेपी में इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है टू क्रिएट अ पर्टिकुलर वाइब्रेशन और साउंड? डेफिनेटली, आई मीन आई डिडंट गेट द इंस्ट्रूमेंट्स विद मी, तो ये जो आपने जप की बात करी, तो अभी जैसे कुछ मंजीरा बजता है या कुछ बज रहा है और उसके साथ आप हरिओम, हम लोग डेमेंशिया पेशेंट्स के साथ, क्योंकि हम संस्कृत नहीं बुलवा सकते ना हर बार, वो बोल ही नहीं पाएंगे उनकी स्पीच, तो हरिओम बस बुलवा दिया, या आपने सिर्फ जैसे जय राम जय राम जय जय राम, और पीछे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तो दे align with that, their brain waves align with that so much। एक तो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जो रैपोर्ट बनता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। they smile at you, फिर साथ में हाथ भी पकड़ेंगे आपका कि चलो तुम अब मेरे साथ, मतलब मेरे हाथ पे ताली बजाओ, मैंने बहुत बजा लिया, मतलब they try to say that, जबकि उन्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ। फिर करते करते ब्रेन अलाइनमेंट, ये जो हिप्पोकैम्पस है जिसकी वजह से उनकी मेमोरी गई है, वो सारा कुछ, एंड वी सी वेरी गुड रिजल्ट्स। आपके वेरी गुड रिजल्ट्स पे ही मैं इसी बात को एक्सटेंड करना चाहूंगी कि एज अ म्यूजिक थेरेपिस्ट आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैंने आपको जब पढ़ा और सुना तो
मैंने ये नोटिस किया, आपने जिक्र किया है कि ऑटिज़म हो, मेनिंजाइटिस हो, पीसीओडी का जिक्र आपने किया, और यहाँ तक कि कुछ बड़ी इलनेस हो, कैंसर जैसी, या फिर अल्जाइमर से कोई ग्रस्त हो, तो कई प्लेटफॉर्म्स पे मैंने आपको भी सुना और देखा भी कि ये दावा किया जाता है कि म्यूज़िक थेरेपी से इनमें लाभ मिल सकता है या इनको क्योर किया जा सकता है। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि क्या, कौन से ऐसे मेडिकल एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रीट किए जा सकते हैं? बिल्कुल, तो क्लिनिकल म्यूजिक थेरेपी इसी को बोलते हैं कि जैसे 3 चीज़ों में हम काम करते हैं, 3 सेगमेंट्स पे। एक तो मतलब हेल्थ केयर, यानी कि डिजीज़ेज़ अगर हों, और डिजीज़ेज़, फिर एक मेंटल हेल्थ केयर, यानी सिर्फ मेंटल डिजीज़ेज़, इनफैक्ट वो बहुत बढ़ गई हैं, और फिर वेलबींग, कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन जो भी आपकी इस समय प्रॉब्लम है उससे बाद में मैनिफेस्ट हो सकती है, मतलब वेलबींग प्रॉब्लम की वजह से। तो प्रिवेंटिव तो फिजिकल एलिमेंट्स आपके अनुभव में, एक्सपीरियंस में कौन कौन से हील हुए? तो मैंने तो स्टार्ट ही किया था 2016 में ऑटिज्म से, क्योंकि मेरी जो गुरु थी वो ऑटिज्म में डॉक्टर मीनाक्षी रवि, विदुषी राजम शंकर। तो ऑटिज्म में वी फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स इन दैट, और वो भी 6-6, 7-7 सेशंस में। जैसे अब इन बच्चों का, तो हमने एक पैरामीटर्स बनाए, सिटिंग टॉलरेंस, आई कॉन्टैक्ट, मेटाबॉलिज्म, तो कुछ तो वैसे वाले, सोशल, कम्युनिकेशन, डाइजेशन, स्लीप, एंजाइटी, तो इस तरह से 32 पैरामीटर्स बनाए। अब जो पैरामीटर्स, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो माँ से बात करते हैं तो पता चलता है जो बल्जिंग सिम्टम्स हैं उन पे हम सबसे पहले काम करते हैं। जैसे अभी तो बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, वो इधर उधर घूमता रहेगा, तो पहले तो सिटिंग टॉलरेंस लाएंगे, एंड विद इन 20 मिनट्स ऑफ लिसनिंग टू समथिंग, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं ना, इनका जो राइट हेमिस्फीयर है, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, वो राइट हेमिस्फीयर उनका बहुत एक्टिव होता है, और आप उस पिच को नहीं पकड़ पाओगे। मैंने कोई पिच बजाई लेकिन वो पकड़ लेंगे फटाक से। तो अगर आपने गाया सा, तो वो उसी पे सा बोलेंगे, उसी पिच पे सा। अच्छा, आप नहीं, शायद एक नॉर्मल बच्चा नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अभी उसके दिमाग में कुछ एक फिल्टर्स, उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत ही वो हावी होगा। हाँ, लेकिन ये बच्चे, इनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस सुपर्ब होता है, तो वो पकड़ते बहुत है रिदम्स को, मंत्र को, ट्यून्स को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो सिटिंग टॉलरेंस उसी से आ जाएगा। फिर सिटिंग टॉलरेंस पे काम किया, फिर आई कॉन्टैक्ट कि तो जैसे सो एंड सो, लुक हियर ऐसे करके गाओ, तो दे यूज्ड टू सिंग लाइक दैट, तो ऐसे गाते हैं सा, मतलब उनको ये प्रोटोकॉल पता चल गया कि मुझे ऐसे ही गाना है, सा ग म ग रे सा। फिर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आंख झपकेंगे बहुत है, नो, तो आई कांटेक्ट हो गया। फिर डाइजेशन, तो ऑटिज्म पे काम होता है। फिर ऑटिज्म एडीएचडी से मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मुझे उसी में दिखे। फिर स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो ये मेंटल एलिमेंट्स हो गए जिसमें हमने बहुत काम किया। डिप्रेशन एंजाइटी पे बहुत काम किया। कैसे काम करता है ये डिप्रेशन एंजाइटी पे? वो तो मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर में देखा कि डिप्रेशन में भी जैसे हम इवैल्यूएशन स्केल है, एक बेक डिप्रेशन स्केल है, तो पहले उसको भरवाया, 1 घंटे बाद उसे फिर से भरवाया, तो एक लेडी को 26 डिप्रेशन था, जो कि बहुत ज्यादा था। आफ्टर ओनली 1 सेशन इट केम टू 3, शी वाज स्माइलिंग। तो वो जो ब्रेन वेव्स हैं, जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, रोना या होपलेस फील करना, सैड फील करना, उससे आदमी निकलता है। और म्यूजिक थेरेपी का ही एक पार्ट है नृत्य योग, डांस थेरेपी, डांस मूवमेंट थेरेपी। तो अगर हमने मान लीजिए कोई डिप्रेशन से कॉम्बैट करने के लिए एक राग होती है हंसध्वनि, वो बहुत अच्छी राग है डिप्रेशन के लिए। क्या गुनगुना सकती हैं आप थोड़ा सा? सा द र र र र र र। This is for happiness. तो नाद सुखम एक मेरा कोर्स है डिप्रेशन का, नाद सुखम। तो दिस इज फॉर सुख। द र र र र र द र र र र र र र र र
रा 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 सा रे गा रे गा पा नी गा पा रे नी पा सा पा नी सा रे गा पा, जस्ट 5 नोट्स में घूम रहा है और यू कैन लिसन टू इट फॉर आवर्स एंड यू विल सी कि जैसे आप कोई दैट यू आर फ्लोटिंग इन द एयर, तो इससे बहुत जल्दी असर होता है। Is there some magic? Because आपने जितनी बारी गुनगुनाया उतनी बारी I had goosebumps. This is actually, I mean, I could feel it at the moment. कितनी देर हुई होगी? हाँ, exactly. तो ये जो राग है वो ऐसे ही काम करता है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने कुछ करवाया था उनको। They said, मैम मैं माउंटेन्स में खड़ी हुई हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू, वो बच्चे थे जबकि आईपी कॉलेज में, तो कह रहा है कि इट्स लाइक कि मैं बस अब पैराग्लाइडिंग करने ही जा रही हूँ। I can completely relate. राग इज लाइक दैट। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इलनेसेस आपने ठीक होते हुए देखी हैं? हाँ, और फिर अगर और फिजिकल पे चले जाएं तो कैंसर, जैसे मैंने जो केमोथेरेपी लेते हैं उनको ट्रीट किया तो उनका पेन मैनेजमेंट, तो एक होप आ जाती है। पेन और हेयर लॉस होता है ना केमोथेरेपी में, तो उससे जो एक कॉम्प्लेक्स अलग अलग मेंटल इश्यूज आते हैं वो सब हम लोगों ने ठीक किया और बहुत अच्छा उससे, मतलब फिर ये सब तो रोज का जो बीपी, हार्ट रेट, स्लीप, ये सारे इश्यूज तो आई हैव सीन पीपल लीविंग देयर पिल्स। रियली? वो जो 15 साल से लोग नींद के लिए गोली, मैंने कहा आप जरा 5 दिन प्लीज छोड़ के देखो और ये आप करो सोते समय। They left their pills, वो बोले अब नहीं जरूरत है मैम। तो it's good ना if you become medicine free, हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप दवाई ले रहे हो। It's good that if we can make this the world like this, कि हर एटलीस्ट हिम्मत तो रखो कि चलो आज देखते हैं, दवाई नहीं लेते हैं। मतलब ये आपको फीडबैक मिला है अपने पेशेंट से कि उनकी जो दवाइयाँ हैं दवाई वो बंद हो गई, या डिप्रेशन बहुत सीवियर है तो एमजीज कम हो गए। नाउ माय वन ऑफ द डिप्रेशन क्लाइंट इज टेकिंग 3 mg, just one and only one tablet. Okay. That also because she is not ready to give that up. उसे because fear है। generally doctors advise करते हैं कि कभी नहीं बंद करना। डॉक्टर्स दिमाग में डालते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हें डॉक्टर ने हिप्नोटाइज किया है। बोले हाँ मैम मुझे डॉक्टर ने। आपने किसी डॉक्टर को म्यूजिक थेरेपी दी है? मैंने दी है। मेरे ही टीम में डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं। अच्छा। लेकिन सबको वो वही है एक्सेप्टेंस, हर एक को वी कैन नॉट गिव दैट एक्सेप्टेंस। आपने कई प्लेटफॉर्म्स पर ब्रेन रॉट की भी बात की है। आमजन जो अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ब्रेन रॉट के इस फिनोमेना को कैसे समझें, और क्योंकि जब आप समझा ही देंगी तो फिर इससे बचे भी कैसे, म्यूजिक थेरेपी कैसे यहाँ पे आती है? ब्रेन रॉट तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों आया है? डिवाइस, जैसे बच्चे हैं तो जो यूथ्स में, यंगस्टर्स में, दे हैव नथिंग, पूरा दिन बिल्कुल नॉन कंस्ट्रक्टिव जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अब IQ वाइज भी ठीक हैं, पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं, तो डिवाइस देखते देखते, रील्स ऐसे कर करके तो इसको ब्रेन रॉट मतलब होता है कॉग्निटिव रॉटिंग या कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आप रात में सोए नहीं क्योंकि आप मोबाइल देख के सोए थे जी, तो आपको रात में नींद खुल रही है, बार बार आप सो नहीं, फिर आप दिन में सो रहे हो, दिन में आपका बॉडी क्लॉक एकदम खराब है, फिर आप कुछ भी इधर उधर का खा रहे हो, फिर अगेन आप डिवाइस पे हो, तो हेल्थ तो डिक्लाइन करेगी। तो हेल्थ, क्योंकि आपको सोचने को कुछ है ही नहीं, किताबें नहीं पढ़ रहे हो, आप वॉक पे नहीं जा रहे हो, आप योगा नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो बस जो कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है वो आप कर रहे हो। अगर स्पोर्ट्स है तो चलो आपने 1 घंटा खेल लिया, दोबारा आया फिर उसको आप स्क्रॉलिंग करना शुरू हो गए हो। बच्चे यही कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स अपनी जगह पे ठीक है, बट वो तो आपका फिर एंटरटेनमेंट है, आप उसे कैसे वो करोगे कि ये आपने हेल्थ के लिए किया है एक्चुअल में, या फिर आपको मजा आता है बैडमिंटन खेलने में, ऑल्दो बहुत अच्छी चीज है कि आपने की, बट कैन यू डिफाइन कि इज इट
बिकॉज यू वांट दैट योग वगैरह या कुछ भी आप मेडिटेशन करते हो तो आपको एक स्टेबिलिटी आती है बेसिकली टाइम अभी ब्रेन स्टिमुलेशन का प्रॉब्लम है, पूरे समय ब्रेन स्टिमुलेटेड रहता है लोगों का, और इसीलिए जरा सी किसी से बात की आपने तो वो फटाक से डांट देंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्टिमुलेटेड है। तो कुछ भी इतनी इंफॉर्मेशन, कभी यूट्यूब से कभी इंस्टा से, तो हर जगह से इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपको बैठ के अपने अंदर सोचने का टाइम नहीं है, सब फीड हो रहा है बाहर सब से। फीड हो रहा है, दैट इज ब्रेन रॉट। तो क्योंकि आपकी खुद की जो क्षमता है सोचने समझने और उसको सोच समझ के कार्य करने की, वो तो बाकी कर रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल। तो आप खुद कर नहीं रहे, तो क्योंकि खुद उसको यूज में नहीं डाल रहे, तो ब्रेन रॉट होगा। आपका ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा है, तो जो चीज यूज नहीं होती है वो रॉट हो जाती है। म्यूजिक थेरेपी कैसे? म्यूजिक थेरेपी के हिसाब से, अब जैसे हम लोगों ने स्कूल्स में जब अभी एग्जाम्स थे, तो अब ब्रेन रॉटिंग की वजह से स्टडीज नहीं हो पाती हैं, स्टडीज नहीं, बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो डरते हैं कि हम कहीं एग्जाम में ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो ब्रेन रॉट एक रिदम थेरेपी, रिदम मेंटेशन, जैसे आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और पीछे आपने एक रिदम चला दी, और आप या कुछ जैसे एक राग है वो चला दी आपने, वीणा जो है, ये आपके जो ब्रेन वेव्स होते हैं ना, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ये जो टिप्स हैं, हाँ। ये आपके ब्रेन पॉइंट्स हैं। आप ऐसे भी अगर थोड़ा सा दबा लो उसे 5-10 मिनट, तो आपका ब्रेन थोड़ा सा जैसे स्टिमुलेट हो जाएगा, फोकस में ठीक होगा, नॉट स्टिमुलेट बट इट विल बी फोकस्ड एट सम प्लेस। तो फोकस के लिए कि आपका ब्रेन रॉटन ना हो और आप अच्छा से फोकस हो, तो एक तो रिदम थेरेपी बहुत अच्छी चीज है, या आपने किसी चीज को बजा लिया, हम लोग हैंड ड्रम्स रखते हैं कि आप बजाओ एंड देन यू गो एंड स्टडी, यू विल सी दैट फोकस। या आपने ज्यादा नहीं, बस 5 बार ओम बोल दिया या हव वर्ड बोल दिया, 5 बार वो बोल दिया। फिर कुछ मंत्र हैं स्पेशली टू मेक यू मोर इंटेलिजेंट एंड योर ब्रेन, वो जो रॉटिंग हो रही है वो रोकने के लिए, कॉग्निटिव डिक्लाइन। आप ये कह रही हैं कि आईक्यू भी बेहतर हो सकता है? आईक्यू बिल्कुल, क्योंकि हिप्पोकैम्पस बढ़ता है, हिप्पोकैम्पस बढ़ता है तो हिप्पोकैम्पस में क्या चीजें रिलेटेड है, मेमोरी, फोकस, ये सब रिलेटेड है। एमिगडाला कम होता है, एमिगडाला यहाँ पे है जो कि स्ट्रेस से कनेक्टेड है, वो ब्रेन रॉट का बिल्कुल एक जड़ है, क्योंकि आप जब कुछ करोगे नहीं तो आप स्ट्रेस लोगे और उससे एमिगडाला एनलार्ज होता है। आपने अभी इतने साइंटिफिक टर्म्स की बात की और इसके प्रमाण तो आपको मिले ही हैं। अब अगर हम साइंस या क्लिनिकल एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस पे आए कि विज्ञान क्या मान्यता देता है म्यूजिक थेरेपी को, आपने एक बड़ा ही सुंदर और ये तो खैर रियल डेफिनेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ दी सेल आपने बताई है कई जगह, जहाँ पे आप सेल और उसकी ऊपरी लेयर प्राइमरी सीलिया को समझाती हैं। हमें वो भी समझाएं और हमें ये भी बताएं कि साइंस और विज्ञान ने कहाँ तक मान्यता दी है म्यूजिक थेरेपी को। तो अगर हम वेस्टर्न में जाएं तो बहुत बहुत ज़्यादा हार्वर्ड और हर जगह बहुत रिसर्च हो रहे हैं कि किस तरह से जो ब्रेन वेव्स हैं और म्यूज़िक से और ये इतना अलाइन है, और इसीलिए आपने एक म्यूज़िक थेरेपी की ही टेक्निक है बायनॉरल बीट्स, यानी वो साउंड थेरेपी में आता है। जैसे साउंड यानी कि साउंड मेडिसिन, जैसे मैंने बायनॉरल बीट्स चलाई तो आपकी एग्जैक्टली सेम डॉ करके वो साउंड बज रही है, एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी। और फॉर दैट मैटर जैसे मैंने सोनिक वेव्स ये चलाया है, और मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ये साउंड्स हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब मैंने अगर इसे, ये 440 हर्ट्ज पे बज रहा है, ये 850 हर्ट्ज। अब सपोज तो बायनॉरल बीट्स कैसे काम करता है ना, कि आपका जो भी बॉडी वाइब्रेशन है तो वो एग्जैक्टली वही करेगा, इसमें कोई रस नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, इट्स लाइक कि बस एक वो बज रहा है। तो बायनॉरल बीट्स एग्जैक्टली उसी हर्ट्ज पे काम करते हैं जो आपको चाहिए, स्लीप के लिए चाहिए, ओवरथिंकिंग के लिए चाहिए, या कामनेस के लिए चाहिए, जिसके लिए भी चाहिए।
तो अब ये कैसे निकल के आया, ये इसी तरह जब रिसर्चेस हुई तो पता चला कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो इस प्रॉब्लम पे काम करती है, ये फ्रीक्वेंसी इस। तो अगर हम वेस्टर्न थेरेपीज और ये सारी ज्योमेट्रिकल म्यूजिक थेरेपी की बात करें तो ये सब बहुत निकल रहा है। अब इंडियन ये जो मैंने चक्रा कॉन्सेप्ट की बात करी वो भी अब विद इन 5-6 इयर्स बहुत पेपर्स हैं मेरे खुद के, एक्चुअली 50-60 रिसर्च पेपर्स हैं, और जो कि मैं और भी ज़्यादा कोशिश में लगी रहती हूँ कि रिसर्च ज़्यादा करेंगे और रिसर्च को आगे पहुँचाएंगे मेडिकल में तो वो होगा। तो लेकिन अभी बचता है थोड़ा, मतलब वी नीड मोर टाइम एंड यू नो वी नीड मोर रिसोर्सेज टू रिसर्च मोर इनटू जैसे चक्रस जो हीलिंग है जो रागों की। बट म्यूजिक थेरेपी इन जनरल इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट हैज बीन टेकन बाय WHO, IMA, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सारे रिसर्चेस। इनफैक्ट मेरा कोर्स है नाद आरोग्य, उसमें ज्यादातर जो लोग हैं जो म्यूजिक थेरेपी परस्यू कर रहे हैं दे आर साइकोलॉजिस्ट ओनली, बिकॉज दे फाइंड दैट एविडेंसेस, तो दे वांट टू अपस्किल। और जैसा कि आपने किसी प्लेटफॉर्म पर जिक्र किया है कि कैसे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी जो ऊपरी परत है वो प्राइमरी सीलिया है, और जो भी साउंड वाइब्रेशंस होती हैं वो सीधे उस पर असर करती है जो कि इवेंचुअली हमारे सेल्स पर काम करती है। एग्जैक्टली मतलब वही जैसे अभी मैंने बोला ना कि बाइनॉरल बीट्स हैं या कुछ ज्योमेट्रिकल म्यूजिक है, जैसे एक 440 हर्ट्ज हैं। 440 हर्ट्ज बिल्कुल जो आपका सीलिया है उस पर मतलब हेयर जो ईयर सेल्स हैं उनको हेयर सेल्स भी कहते हैं, तो वो जो हेयर्स हैं उनको वाइब्रेट करती हुई सीलिया पे जाती हैं और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। आपने कई प्लेटफॉर्म्स पर ये भी जिक्र किया है कि कैसे हमारे कल्चर में जो समय है, दिन है, उसे कैसे पहरों में बांटा गया है, जैसे 12 PM to 12 AM, देन अनदर 12 AM to 12 PM, और कैसे जैसे 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 पहर बनी हुई है। दिन की 4 पहर शायद आप कहती हैं कि 4 पहर हैं, तो 4 पहले हाफ की होगी, 4 दूसरे हाफ की, तो 8 पहर। हमें ये समझाइए कि हमारे मानव जीवन में ये जो पहर या ये जो टाइम बैंड्स हैं बेसिकली इनका क्या कोरिलेशन है, और हमारी कोई भी एक्टिविटी या फिर हमारा किस प्रकार का म्यूजिक हम सुनते हैं वो भी कोरिलेटेड है विद द टाइम बैंड ऑफ द डे। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, क्योंकि बॉडी क्लॉक के हिसाब से रागें बनाई गई हैं। और बॉडी क्लॉक या जैसे बॉडी क्लॉक हमारा कैसे रिलेटेड है, हमारा ओशनिक जो भी ये जो सीस्मिक पूरा जो क्लॉक है, सन, मून और ओशन, टाइड्स, तो इन सब से जो रिलेटेड, एंड इट्स अ वेरी बिग रिसर्च, मतलब बाहर की भी रिसर्च है। तो हमारा जो 8 प्रहर से रिलेटेड है, तो जैसे सुबह 4 से 7 ब्रह्म बेला बोला जाता है इसको। अगर उस समय आप कोई भी काम, नॉट जस्ट म्यूजिक, आप कोई भी काम करें वो सबसे ज्यादा माइंड आप ग्रास्प करेगा उससे। फिर 7 से 10 का है, फिर ऐसे प्रहर बन गए हैं। अब म्यूजिक थेरेपी, इसीलिए इसको म्यूजिक मेडिसिन कहते हैं। हम लोग कुछ देते हैं ना तो हम लोग कहते हैं आप एग्जैक्टली इसी टाइम पे, जब हम फिजियोलॉजिकली काम करते हैं या साइकोलॉजिकली, तो हम बोलते हैं ये 6 बजे की राग है, आप इसे सुबह 6 बजे सुनना, ये शाम की 9 बजे की राग है, आप इसे 9 बजे क्योंकि आप कह रहे हैं कि उस वक्त एक स्पेसिफिक पैटर्न या बॉडी होगी, बॉडी का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और उसी समय उस राग को ग्रास्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डॉन एंड डस्क का जो एक कॉन्सेप्ट है जी, संधि प्रकाश, यानी कि जब डिवीजन होता है तो डॉन में कौन सा सन होता है, रेड, क्योंकि सुबह रात छोड़ जाती है उस सन को, मतलब मून बाय बाय कर रहा होता है उसको, तो वो वाला जो सन है, और शाम को दिन कहता है रात को कि अब तुम टेक ओवर करो, तो वो वाला सन, तो डॉन डस्क, 4 से 7 सुबह, 4 से 7 शाम, इसको कहते हैं सुबह संधि प्रकाश, प्रातःकालीन वाला जो सूर्य है, और सुबह शाम को संधि प्रकाश, संध्याकालीन। तो ये दोनों रागें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं म्यूजिक थेरेपी में, क्योंकि सुबह की जो रागें हैं वो आपको एक्टिवेट करेंगी।
आपकी बॉडी को, चक्रा को एक्टिवेट करेंगी फॉर डूइंग द ड्यूरेनल वर्क्स। तो एक्टिवेशन, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, बॉडी में एनर्जी ब्लड आएगी, फ्लो बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, आपकी जो वेन्स हैं, जो मसल्स हैं, वो ज्यादा काम करने को उतारू होंगी। जैसे ही आप इसे, सुबह का भैरव राग है, उसका नाम ही भैरव है क्योंकि शिव जी ने सुबह बनाया है। अच्छा, तो वो शिव जी का राग है। तो इट इज वन ऑफ द 5 रागस विच इज मेड बाय लॉर्ड शिवा। क्या है भैरव राग, अगर थोड़ा सा आप... जैसे सुबह 4 से 7 का है, प्रातः काल। सार गा मा पा धा नी सा सा नी धा मा मा रे सा द र र र र ये जैसे एक राग है, ये सब चीज पे, सारे चक्रों पे काम करता है। नीचे टॉक्सिन्स पे काम, मतलब सारी जितने टॉक्सिन्स हैं, जो आपकी मेंटल टॉक्सिन और जो फिजिकल टॉक्सिन्स यानी आपका मल मूत्र, उसको भी हटाएगा है। और आपका मेंटल टॉक्सिन यानी नेगेटिविटी, विकार, दुनिया भर के, वो हटाता है। फिर आपके इमोशनल रेगुलेशन पे काम करता है। फिर ऊपर आपका ब्रेन पे काम करता है। तो मतलब कि आप बस चल पड़ो काम पे। और शाम की जो रागें होती हैं वो रिलैक्सेशन वाली रागें होती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि आप रिलैक्स करो। इसीलिए पहले के लोग 7-8 बजे से के बाद नहीं, मतलब बस खाना खाओ सूर्यास्त से पहले, हाँ, और सो जाओ एंड जस्ट, और फिर 4 बजे ऐसा सो कि फिर 4 बजे। तो ये जो रागें हैं इतनी वैदिक, जो हमारे वैदिक सिस्टम है उसे दर्शाती हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली एवरीथिंग इज इन सिंक। अब मैं अगर रिफ्लेक्ट करूं, आपने जो बातें बोली हैं, तो हमारी चाहे वो वैदिक चैंट्स हैं, राग हैं, म्यूजिक है, जैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्यों संध्या काल के में खाना खा लें, क्यों जल्दी सो जाएं, everything is so much connected, it is making so much of sense to everyone. It is interesting. मुझे उम्मीद है कि शायद हम सब कहीं ना कहीं वापस कुछ अपने ये जो हमारा एंशिएंट कल्चर है, जो कि वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, उससे आई रियली होप हम सब जुड़ पाएं। अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, क्योंकि आपने बोला कि यू नो यू आर डायरेक्टली नाउ अलाइनिंग योरसेल्फ विद द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स, उसके लिए भी क्या संगीत आपकी मदद कर सकता है टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, टू मैनिफेस्ट योर रियलिटी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ा एक साइंस है कि ब्रेन वेव्स एंड द साउंड वेव्स आर मेजर्ड इन द सेम वे इन द हर्ट्ज एंड द डेसिबल्स, है ना। जो भी आप ब्रेन वेव्स में जो ये अल्फा गामा थीटा वेव्स हैं, उनको भी आप ऐसे ही मेजर करते हो हर्ट्ज में, और साउंड वेव्स को भी वैसे ही मेजर करते हैं। साउंड वेव्स भी जो ऐसे ऐसे जाती हैं, अगर आप और हार्ट को भी देखो तो ईसीजी ऐसे ही ऐसे जाता है। तो जब आप कोई चीज़ गाते हैं तो आपका एक जो इमोशनल अलाइनमेंट होता है यूनिवर्स से, तो वो फिर आप उसी में, जब आप सबकॉन्शियसली जैसे कोई चीज़ सोचते हैं, तो वो आप, मतलब आप ऑलरेडी, ये क्यों हुआ, मतलब फलीभूत ऐसे होता है कि आप एक स्पिरिचुअल रेल्म पे पहुंच गए हैं। तो जब आप करते 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 करते, जैसे आपने चक्रा अलाइनमेंट किया यूनिवर्स के थ्रू, तो अब यूनिवर्स, अब जब आप अलाइंड हैं तो आपकी बात ज्यादा यूनिवर्स सुन रहा है। फिर वही डायलॉग आ जाता है ना कि जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे कोशिश में लग जाती है, तो कि कायनात को सुनाई दे रहा है अच्छे से। शांति ओम वाला जो एक मतलब जो एक ये डायलॉग है, तो दैट इज वेरी ट्रू। तो मतलब मैं तो मूवीज, एक्चुअली मैं बहुत थोड़ी लाइट मूवीज बहुत देखती हूँ, तो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ कुछ डायलॉग्स। जैसे जब भी मैं वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि जब जो हम एक्चुअल में चाहते हैं एग्जैक्टली हमारे साथ वही होता है, और वो एक्चुअली वो सही है। अगर आप कोई चीज चाहोगे तो वो हो जाएगी, अगर आप नहीं, अगर बस ऐसे ही चाह रहे हो और उसको आप थॉट में बस ला रहे हो, लेकिन वो एक्शन में नहीं बदल रही है, तो कोई तो रीजन है कि वो एक्शन में नहीं बदल रही है। मैं भी किसी आप बस ये बहाने दे रहे हो कि अरे मुझे तो ये करना था, मेरी शादी हो गई। तो क्यों शादी हो गई, उससे क्या, वो थॉट थी, वो मैनिफेस्ट एक्शन में क्यों नहीं हुई, उसका रीजन था कि मे बी वो आप में वो मोटिवेशन नहीं था।
तो शायद लाने में संगीत आपके तो लिए वो संगीत एड या एक मीडियम होता है जो कि आपके उस मोटिवेशन को समझता है, यूनिवर्स तक आपकी बातें पहुंचाता है। क्या बात है। और आपसे एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि ये बात तो ही थेरेप्यूटिक म्यूजिक की जिसे आप प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, बताती हैं। आम जन जो कि फिलहाल किसी थेरेपी में ना भी हो, तो उसके लिए भी क्या संगीत सुनना अच्छा है? जाहिर तौर पे आपकी बातें सुन के तो अब लग रहा है बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। और किस प्रकार का म्यूजिक सुना जाए, मतलब एक आम राय आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहती हैं? एज अ म्यूजिक थेरेपिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि सबको गाना चाहिए, बजाना चाहिए, गाना आए चाहे ना आए गाना चाहिए। लेकिन अगर हम थेरेपी की बात करें तो बहुत शोर शराबा ट्राई करो, पसंद भी आ रहा है तो सुने, लेकिन 5-10 मिनट पूरे दिन में कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुने, क्योंकि उससे आपकी ब्रेन्स मतलब रिलैक्स होती हैं और आपकी रिलैक्स ब्रेन आइडियाज देते हैं, आपका जीवन अच्छा होता है। अगर आपने ज्यादा नहीं तो 5-10 मिनट भी कुछ एक नॉइजी हटा के कुछ सुन लिया हो तो वो बहुत बेनिफिशियल है, और सबके लिए, यंगस्टर्स के लिए भी, सबके लिए, कि सॉफ्ट या कुछ ऐसा, कुछ फ्लूट म्यूजिक, फ्लूट सुनना बहुत अच्छी चीज है। वो आप फ्लूट उसमें भी सुन सकते हो, पुराने गानों में भी फ्लूट्स बहुत होते थे, किसी भी लाइट म्यूजिक में सुनो, जरूरी नहीं है कि उसको आपको क्लासिकली सुनना है, आप किसी भी फॉर्म में पुराने गाने आप सुन सकते हैं जिसमें सितार का बहुत यूज है, Okay. या जिसमें फ्लूट का यूज है, आप वो सुनिए, आप उसके साथ गुनगुनाइए, आप देखेंगे आपका जो भी विकार हैं, जो भी बॉडी के, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है ऐसे गाने सुनने से, आपके चेहरे पे ग्लो आता है। तो आई वुड से गाना या बजाना सबको चाहिए, डांस आए ना आए डांस करिए, थिरकिए, and this always keeps you know in a very good zone of life। जो माइंड सेट इससे बहुत चेंज होता है। मतलब नॉर्डॉफ रॉबिन्स की ये रिसर्च है, म्यूजिक मेक्स यू परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली, इट परसेप्शन चेंज करता है आपका माइंड सेट, आपके बिलीफ सिस्टम्स जो सदियों से चले आ रहे हैं वो चेंज करता है म्यूजिक, और अल्टीमेटली फिर आप भी बदल जाते हैं, बदलते हो, मतलब अपने आप को एक बेहतर ओर की तरफ लेके जाते हैं। एग्जैक्टली, आई फील सो। और ये कोशिश हमेशा से हमारी नॉर्थ स्टार पर भी रही है। Exactly. कि एंड द गुड पार्ट इज इट्स इजी। स्पिरिचुअलिटी समझो ना समझो, मुझे तो बहुत ही कम लोग समझ में आते हैं, अगर मैं जिनकी किताबें पढ़ती हूँ तो दोबारा पढ़ना पड़ता है जी। लेकिन म्यूजिक इज सेफ एंड वेरी इजी स्पिरिचुअलिटी, इजी स्पिरिचुअलिटी इज द नेम। सहज आध्यात्मिकता है आपका संगीत। एग्जैक्टली। डॉक्टर शांभवी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे पॉडकास्ट पर आई, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आई रियली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आप आई हैं और हमसे ये वार्तालाप की है, और एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो इट्स अ फील गुड फैक्टर सिटिंग विद यू। ट्रू। थैंक यू सो मच, इनफैक्ट आई एंजॉयड अ लॉट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलते चलते कोई राग या कुछ गुनगुनाना चाहती है, और उसी नोट पर हम इस पॉडकास्ट को विराम देंगे। बिल्कुल, तो रागें बहुत गा चुके हैं, ये राग ही है, लेकिन एक म्यूजिक थेरेपी का एक वो देते हैं कि आपको सिर्फ रागें नहीं सुननी है, राग के सॉन्ग्स जो हैं सिनेमा में वो सुनिए। बीती ना बिताई रहना, बिरहा के जाए रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा के जाए रहना, भीगी हुई अखियों ने रात मुझाए रहना, ना 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 ना। दार्शनिक फिलोसोफर फ्रेडरिच नीशे कहते हैं, लाइफ विदाउट म्यूजिक विल बी अ मिस्टेक। ये पंक्तियां इस पॉडकास्ट के बाद अब कुछ ज्यादा समझ आती हैं। तो संगीत को
नृत्य को अपने जीवन में अपनाइए, गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। उम्मीद है आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।